अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे और साथ साथ आपको जुमा मुबारक भी कहेंगे। मैं हूं अरमला और मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। एक और नए और इस वीक के एक्सप्रेसो के हवाले से आखिरी दिन के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। उसका आगाज कर चुके हैं। मौसम कदरे बेहतर है, मौसम में बेहतरी जारी है। कल कराची के कुछ इलाकों में बारिश हुई जिससे मौसम तब्दील हुआ और इस वक्त उम्मीद की जा रही है लाहौर में भी हुई, मेरे इलाके में नहीं हुई, हमारे इलाके में कुछ जगहों पे होती है, कुछ जगहों पे नहीं होती। सो लाहौर में भी हुई। एज अरमला सेड, अच्छी बात है, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और अच्छी बारिश के बाद कुछ मौसम भी अच्छा होगा और उम्मीद करते हैं जी कि ये जो हफ्ते का इख्तिताम हो रहा है और आज जुम्मे का दिन है, आपका वीकेंड अच्छा गुजरे। आगे 6 सितंबर भी आ रहा है और उसके हवाले से भी हम आपके साथ। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तान को मिली है और पाकिस्तान के अंदर आ रही है वो है जापान के दारुलहुकूमत टोक्यो से, जहां पे पैरा ओलंपिक्स जारी हैं। और हम मेन जो ओलंपिक्स थे उनके अंदर तो हम कोई मेडल नहीं जीत पाए, लेकिन पैरा ओलंपिक्स में पाकिस्तान के 2 एथलीट्स शरीक हुए जिसमें अनीला इज्जत बेग शामिल हैं। वो तो मेडल हासिल ना कर सकी, लेकिन हैदर अली से तमाम उम्मीदें वाबस्ता थी जो कि F-36 डिस्कस थ्रो मुकाबलों में शरीक हैं। और हैदर अली ने आपको ये भी बताएं कि अब से कुछ देर पहले ही इस सारे मामले में अपना आप प्रूव कर दिया है और उन्होंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीत लिया है। वंस अगेन आपको बताएं कि हैदर अली जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है जी, उन्होंने डिस्कस थ्रो मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीता है। तीसरी बार 47.84 मीटर की थ्रो की, जबकि 5वीं बार 55.26 मीटर की थ्रो के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया। और हैदर अली पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी हैं। जबरदस्त जी, ये खुशियां हमें मिलती रहती हैं और हम इन्हीं खुशियों पे खुश होते रहते हैं और आपको भी खुश करते रहते हैं। ये बड़ी जबरदस्त बात है। जैसे इमरान ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर हम ओलंपिक्स में मुकाबले में कुछ नहीं हासिल कर सकते, लेकिन पैरा ओलंपिक्स में जिस तरह से हैदर अली ने गोल्ड मेडल जीता है, उम्मीदें वाबस्ता थी। 2 जो खिलाड़ी इसमें शरीक थे, लेकिन हैदर अली के हवाले से और कैसे खूबसूरती से पाकिस्तान का झंडा लेकर इस वक्त न सिर्फ पॉइंट्स टेबल पे पाकिस्तान को टॉप के ऊपर लाए, गोल्ड मेडल जीता, बल्कि पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का झंडा भी लहराया। सो हैट्स ऑफ टू यू हैदर, वेरी वेल डन हैदर। हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह एक भी बहुत जल्द हमारे साथ मौजूद हों, उनसे आपकी बराह रास्त बात भी कराएं। ये खुशखबरी हमने आप तक पहुंचाई। अब हम हेडलाइंस की जाने पर जाएंगे। डेल्टा वायरस पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तेजी से फैला है। वायरस के 22 मरीजों के अस्पतालों में दाखिले बढ़े। सरबराह NCOC असद उमर की कौम से एहतियात की अपील। रावलपिंडी से उच्च शरीफ तक रेल का गैर मामूली गैर रवायती सफर, जानिए सेगमेंट माइंड मैटर्स में। सेगमेंट फ्लैग्स में सना हमायूं मुलाकात करवाएंगी नेपाली सफीर ताबिश अधिकारी से। जी जनाब, हेडलाइंस आपने जानी और उसके साथ साथ जी हम बात भी करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास इश्यूज भी हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से, लेकिन बताएंगे आपको आज की बड़ी खबर। बिल्कुल बड़ी खबर में आज एक और बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है अफगानिस्तान में। आज चूंकि जुमा है तो अफगान तालिबान ने नई हुकूमत की जो मुशावरत का अमल है वो मुकम्मल कर लिया है। काबुल के सदारती महल को तालिबान के परचमों से, इमारत इस्लामी के परचमों से बगौल तालिबान के सजा दिया गया है। अजीमुशान तकरीब की तैयारियां इस वक्त की जा रही हैं। कई अहम तालिबान रहनुमा हैं जो इस वक्त पहुंच चुके हैं। अमायदीन इस मौके पर कारकुनान मौजूद हैं उनके। तालिबान ओहदेदार अहमद उल्लाह मुत्तकी के मुताबिक सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अख्वंजादा नई अफगान हुकूमत के सरबराह होंगे जो आज नमाज जुम्मा के बाद तालिबान हुकूमत का ऐलान करेंगे। और उनका दावा है कि हुकूमत लोगों के लिए एक नमूना होगी। इतलात के मुताबिक मुल्ला याकूब को वजीर दिफा, सिराजुद्दीन हक्कानी को और वजीर दाखिला बनाए जाने का इम्कान है। वजीर खारजा के लिए शेर मोहम्मद अब्बास तांकजई और मौलवी अमीर खान मुत्तकी के नाम सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, तालिबान के मौजूदा तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद को वजीर इत्तलात बनाए जाने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जबकि तालिबान ओहदेदारों ने ऐलान किया था कि जामे गवर्नमेंट में नए चेहरे शामिल किए जाएंगे। जो लोग साबिका हुकूमत में खदमात सर अंजाम दे चुके हैं उन्हें नई हुकूमत में शामिल नहीं किया जाएगा। अफगान चैनल तलू न्यूज के मुताबिक अफगानिस्तान में खवातीन के हकूक के लिए जो सरगर्म समाजी कारकुन हैं उन्होंने हेरात में मुजाहरा किया है, जिसमें आलमी बरादरी से अपील की गई है कि वो अफगानिस्तान में खवातीन को हकूक दिलाने के लिए अपना किरदार अदा करें। उन्होंने बुनियादी जो इंसानी हकूक समेत हुकूमत में नुमाइंदगी दिए जाने का भी मुतालबा किया गया है। उधर बात की जाए वादी पंजशेर में तो मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद
बाद तालिबान और अहमद मसूद के हामी फोर्सेस के दरमियान कंट्रोल हासिल करने के लिए लड़ाई भी जारी है और दोनों जानिब से एक दूसरे का भारी नुकसान करने का दावा भी किया जा रहा है। इस सारी सूरत हाल पे हमें काबुल से सीनियर सहाफ़ी अली मुस्तफ़ा ने ज्वाइन किया। मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी चैनल्स के ऊपर भी और मकामी चैनल्स के ऊपर भी आप इनके तज्ज़िये सुनते हैं और इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटी है वहाँ पे उस पर बड़ी गहरी निगाह रखे हुए हैं। तो इनसे ज़रा हम ग्राउंड फैक्ट्स पे बात करते हैं। मुस्तफ़ा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग और आपको सुबह खैर भी। उम्मीद है कि दिन का आगाज़ अच्छा हुआ है। सबसे पहले तो आज बड़ा दिन है चूँकि सबसे बड़ा इबहाम जो तालिबान के आने के बाद था वो तालिबान की हुकूमत साजी के हवाले से था कि ये कैसे करेंगे, ये बड़ा चैलेंजिंग है उनके लिए। लेकिन आज ये बड़ा संग मील भी अबूर करने जा रहे हैं तालिबान। आपके ख्याल में क्या जो एक्सपेक्टेशंस थी खुद तालिबान की अपनी जो कि लड़ रहे थे इस कॉज के लिए और अफगान अवाम की, उसके मुताबिक होने जा रहा है ये सब कुछ? क्या माहौल है इस वक्त? जी, अंदेशा तो यही था, लेकिन मेरे ज़राए मुझे बता रहे हैं कि आज हुकूमत का ऐलान नहीं होगा। ओके। उसकी वजह यह है कि पंजशीर में लड़ाई जारी है और बड़ी वजह यह है कि जो इंटरनल प्रेशर्स हैं तालिबान के ऊपर, एक तो अपनी सतहों के अंदर, अपने रैंक्स के अंदर, और दूसरा जो बैनुल-अक़वामी प्रेशर है एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट फॉर्म करने का। ना फॉर द तालिबान ये दोनों चीजें बहुत मुख्तलिफ हैं। एक तरफ अगर वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं तो उनके अपने रैंक्स बहुत जल्द खराब हो जाएंगे, और दूसरी तरफ अगर वो गवर्नमेंट फॉर्म नहीं करते या अपनी मर्जी की गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं तो बैनुल-अक़वामी जो बैकर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो नाराज हो जाएंगे। इस कश्मकश की वजह से हमें बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते तक अब अनाउंसमेंट होगी। आप इस बात का भी अंदाजा लगाएं कि इनिशियली ये कहा जा रहा था कि अगस्त 31 को जब अमेरिका यहाँ से चला जाएगा उसी दिन अनाउंसमेंट होगी। उसके बाद वो सितंबर 3 हुआ, यानी आज के दिन। और शायद मेरे ज़राए गलत हों इस चीज़ के ऊपर, लेकिन हमें यह बताया जा रहा है कि ये चीज़ पोस्टपोन होके जा रही है अगले हफ्ते तक। ठीक हो गया। अच्छा अली मुस्तफ़ा, ये भी जानना चाहेंगे, ऑब्वियसली आपने कहा कि अभी चीज़ें थोड़ी पोस्टपोन हैं और अब चूंकि पंजशीर में लड़ाई जारी है उस वजह से भी ये मामला कुछ डिले का शिकार है, लेकिन अगर हम तालिबान की हुकूमत साजी के हवाले से बात करें, आपता है कि तालिबान एक ऐसा मॉडल सेटअप बनाने में कामयाब हो जाएगी? क्योंकि अगर हम बैकग्राउंड इनका देखें तो इतना ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं था आलमी बरादरी में। अब जो ये हुकूमत बनाएगी, क्या आलमी बरादरी इनके जो तर्ज हुकूमत है उसको एक्सेप्ट करेगी? बाज़ औक़ात हमारा जो ख्याल होता है किसी भी चीज़ के बारे में, हमारी जो आउटलुक होती है वो हमारे अपने बायसेस के बारे में के ऊपर मबनी होती है। हम क्या सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में, हम उस चीज़ को उसी तरीके से देखते हैं। आपको इस बात का अंदाज़ा लगाना चाहिए कि ये मुल्क अभी भी एक ट्राइबल सोसाइटी है। 20 साल जंग के बाद, उससे ज़्यादा बल्कि तकरीबन 40 साल जंग के बाद इस मुकाम पे पहुंचा है। 10 घंटे के अंदर वो 20 साल की मेहनत ज़ाया हो गई जब अशरफ गनी साहब भाग गए यहाँ से, और जो जितना निज़ाम उनके दौरान बना था, ना सिर्फ उनके दौरान, हामिद कारज़ई साहब के दौरान भी, वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। आफ्टर हैविंग सेड दैट, क्योंकि ये मुल्क इस सूरत हाल में मौजूद है पिछले 40 साल से, हमें ये तवक्को रखना कि ये ओवरनाइट या 40 घंटे में या 40 दिनों में बेहतर हो जाएगा, या तालिबान ओवरनाइट या 40 दिनों में रिफॉर्म हो जाएंगे, क्योंकि वो तो सिर्फ जंग जानते हैं ज्यादातर लोग, और उनमें से ज्यादातर जो लोग हैं उनको बेसिक एटिकेट समझ या तमीज का अंदाजा नहीं है। हाँ, उनमें पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं बहुत, और नई जनरेशन जो आ रही है उसके अंदर भी पढ़े लिखे लोग हैं मौजूद। लेकिन अगर ये हम तवक्को रखते हैं कि जी यानी अफगानिस्तान एक मॉडल स्विट्जरलैंड बन जाएगा ओवरनाइट, या इसके जो पॉलिटिकल प्रोसेस हैं वो आसानी से हल हो जाएंगे, तो ये हमारी गलती होगी। अच्छा अली, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आपके सोर्सेज के मुताबिक आज हुकूमत साजी का ऐलान नहीं किया जा रहा, जब ओहदे तकसीम हो चुके, सिर्फ पंजशीर का मामला बाकी है, उस पर भी रात को जो खबरें आ रही थी उसमें तालिबान ये कह रहे थे कि 10 अहम जगहों का, अहम मकामात का कंट्रोल उन्होंने ले लिया है, और जिस जगह पे उनका कंट्रोल नहीं है वो भी उनके मुहासरे में बतौर तालिबान सोर्सेज के। तो फिर सिर्फ इस चीज़ को बेस बनाकर इतना बड़ा डिसीजन ना लेना आपको नहीं लगता कि मजीद वल्नरेबल कर रहा है तालिबान को, जो ज़्यादा टाइम गुजर रहा है ये सूरत हाल? सिर्फ ये बेसिस नहीं है, ये एक बहाना जरूर हम इसे कह सकते हैं, लेकिन असली जो मसला है वो ये है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो चाह रही है कि जी कोई कंसेंसस बिल्डिंग हो, एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो। दूसरी तरफ जो तालिबान जिन्होंने 20 साल जंग लड़ी है उस सिस्टम के खिलाफ, वो कह रहे हैं कि हमें ये इंक्लूसिव गवर्नमेंट नामंजूर है। उसके ऊपर जब आप 20 साल जंग लड़ते हैं और आप 10 घंटे के अंदर फतह ले लेते हैं, यानी काबुल, तालिबान को ये कभी
कि इतनी आसानी से हुकूमत गिर जाएगी और अमरीकी चले जाएंगे। वो तो प्लान कर रहे थे अगले 6-7 महीने लड़ने के लिए और उसके बाद एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट रीच करने के लिए अशरफ गनी के साथ जिसके अंदर पावर शेयरिंग होगी, लेकिन अब उनके ऊपर सब चीज आके गिर गई हैं। तो इस सूरत हाल में 20 साल की जंग के बाद तालिबान कंप्लीटली नम, उनको ये नहीं समझ आ रहा कि वो किधर हैं। यहाँ पे इतनी खूबसूरत जगह पे आ गए वो पहाड़ियों से, और अब इस निजाम को वो किस तरह चलाएं, तो वो एक ज्यादा बड़ी मुश्किल है उनके लिए कि इस चीज को ओवरकम किस तरह करें। इसके अंदर पीटीएसडी भी मौजूद है उन लोगों के अंदर जो लड़ रहे हैं, उनको और कुछ नहीं पता लड़ाई के अलावा। इसके अंदर ह्यूब्रिस भी मौजूद है। इसके अंदर ये भी है कि भाई ये तो हमारे लोग हैं, सिर्फ मौलवी हैं हमारे पास, टेक्निकल स्टाफ कहाँ है हमारे पास? सब टेक्निकल स्टाफ प्रोफेशनल्स मुल्क छोड़ के जा चुके हैं ज्यादातर, जो रह गए हैं वो लेकिन यहाँ पे नुक्ता अली ये है, नुक्ता अली यहाँ पे तालिबान है। अली नुक्ता यहाँ पे ये कि अगर तालिबान इस पे टाइम ले भी लेते हैं तो फिर कौन सा उनके पास ब्रेन्स आ जाएंगे, या फिर उनके पास कौन सा ह्यूमन रिसोर्स आ जाएगा? उन्होंने सिस्टम तो इन्हीं लोगों के साथ चलाना है ना, जो उनके मेन स्ट्रीम के लोग हैं। सिस्टम उन्हें इनके साथ चलाना है, मगर उनको ये भी इस बात का भी अंदाजा होना चाहिए कि हर सिस्टम वो नहीं चला सकते। कारी साहब या इमाम साहब हर सिस्टम नहीं चला सकते। एक मदरसा चलाना और एक हुकूमत चलाना, एक इकोनॉमी चलाना बहुत मुख्तलिफ चीजें हैं। इनमें क्वालिफाइड लोग मौजूद हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन जितने लोग चाहिए आपको एक 40 मिलियन की आबादी को चलाने के लिए, फिलहाल वो मौजूद नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा अली मुस्तफा, हम चूंकि हमारे पास टाइम थोड़ी शॉर्टेज, हम चाहेंगे हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात के हवाले से भी तालिबान की बात करें। अमेरिका ने इंदिया दिया है कि अगर जो दाइश समेत दीगर दहशतगर्द तंजीमें उसके साथ, उनके तालिबान के साथ मिलकर हम उनके खिलाफ मुकाबला कर सकते हैं या उसको केटर कर सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक कि इन द फ्यूचर में तालिबान और अमेरिका के आपस में किस तरह के ताल्लुकात होंगे, और क्या वो इस तरह से आपस में मिलकर काम कर सकते हैं इन तंजीमों के अगेंस्ट? दैट विल डिपेंड कि तालिबान अगले महीना, 6 महीने, साल किस तरह गुजारते हैं। अमेरिका की भी वेट एंड सी अप्रोच है। ऐसा नहीं कि अमेरिका ने जिसके साथ जंग लड़ी उसके साथ बाद में ताल्लुकात नहीं हुए। वियतनाम हमारे पास एक एग्जांपल मौजूद है। अगर आप तालिबान लीडर से बात करें प्राइवेटली तो वो कहते हैं कि जी कि हमारी अंडरस्टैंडिंग है अमेरिका के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग के ऊपर और टॉपिक्स के ऊपर। दाइश खुरासान एक बहुत मेजर इशू है जिसके ऊपर दोनों तालिबान और अमेरिका इन्वॉल्व हैं, लेकिन साथ साथ कुछ तालिबान ये भी कहते हैं कि जी जिस तरीके से अमेरिका ने ये मुल्क छोड़ा, जो अमेरिका ने तबाही यहाँ पे की ड्रोन हमलों के साथ, एक करप्ट गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के साथ, ये चीजें तालिबान कभी भी माफ नहीं करेंगे और अफगान माफ नहीं करेंगे और कबूल नहीं करेंगे। बट आफ्टर हैविंग सेड दैट, तालिबान ये भी कहते हैं कि अब वो जो माजी की चीज थी वो माजी में रहने दें, मुस्तकबिल में क्या होगा उसको हमें देखना होगा, और इसके लिए हमें शायद अमेरिका के साथ दोबारा काम करना पड़ेगा। लेकिन बिल्कुल रिसेंट पास के अंदर काबुल एयरपोर्ट पे अटैक से कुछ ही दिन के बाद ये जो दूसरा एक ड्रोन अटैक अमेरिका ने किया, उस वक्त जब उनकी अपनी फोर्सेस इवैक्यूएट हो रही थी काबुल एयरपोर्ट से, हामिद करज़ई एयरपोर्ट से, उससे बड़े खदशात पैदा हुए हैं। और कुछ माहिरीन का ये भी कहना है अली कि ये इसका बुनियादी मकसद एक अपनी सर्वेलेंस या फिर अपनी प्रेजेंस का या डोमिनेंस का समाओ तालिबान को इंदिया देना है कि हम हैं, हम अगर जमीन पे नहीं है तो आसमान से आके मार सकते हैं आपको। तो ऐसे तो बेयकीनी की फिजा रहेगी, और अमेरिका ये करता रहा, आपको मालूम है पाकिस्तान के साथ भी करता रहा है। बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी है, और तालिबान अमेरिका को 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते, उन पे यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि 20 साल तालिबान ने अमेरिकी ड्रोन हमलों के अंदर अपने बहुत अहम लोग, अपनी फैमिलीज गंवाई हैं। यहाँ तक कि ये हमला दाइश खुरासान के खिलाफ हुआ जो तालिबान का भी दुश्मन है, लेकिन तालिबान वो चीजें नहीं भूल सकता, वो ड्रोन हमले नहीं भूल सकता जो उनके ऊपर भी किए थे। लेकिन सर्वाइवल का ये मतलब है कि आगे मुस्तकबिल में अगर तालिबान ने हुकूमत चलानी है, उसको पैसे चाहिए बाहर से, तो इससे शायद वो माजी की चीजें, दर्द मुस्तरद करना होगा। इन दी एंड मैं बिल्कुल आपका तजिया इस बात में मुख्तसरन चाहूंगा, क्या इंक्लूसिव गवर्नमेंट का जो फॉर्मूला है उस पर कन्विंस कर पाएगी इंटरनेशनल कम्युनिटी तालिबान को? आज बरतानवी वजीर खारजा भी पाकिस्तान में है, मजीद वज़राए खारजा की आमद मुतवक्के है, तो क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी, पाकिस्तान भी संभाव कोई इंक्लूसिव गवर्नमेंट का फॉर्मूला तय हो पाएगा, आपको लगता है? मेरे ख्याल से ये कन्विंसिंग की बात नहीं है इतनी,
जितनी सर्वाइवल की बात है, अगर तो तालिबान की लीडरशिप ये कहती है कि जी हम इंक्लूसिव गवर्नमेंट कबूल करने के लिए तैयार हैं, हम हामिद कारजाई या अब्दुल्ला के लोगों को अंदर लेके आने के लिए तैयार हैं, तो उनकी मूवमेंट का फ्रैक्चर होने का खदशा है कि उनके अपने ही लोग उनके खिलाफ, मूवमेंट के खिलाफ बगावत ना कर दें, क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जो करप्शन, जो हामिद कारजाई की 14 साल या 12 साल की हुकूमत के अंदर जितना नुकसान तालिबान को हुआ वो अशरफ गनी के 6-8 साल में नहीं हुआ। सही। उसके अंदर उन्होंने रीबाउंड किया। तो ये चीजें माफ करना एक ऐसी तंजीम के लिए जो लड़ रही है पिछले 20-25 साल से बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल होगा। ठीक हो गया। एंड में एक सवाल भारत के हवाले से, अफगान तालिबान के जो सियासी तर्जुमान हैं सोहेल शाहीन साहब, उन्हें तालिबान के खिलाफ जो भारतीय प्रोपेगेंडा है उसकी उन्होंने मजम्मत करके एक मैसेज दिया है कि मुसलमान होने के नाते उनका ये हक है कि कश्मीर, भारत और किसी भी दूसरे मुल्क में बसने वाले मुसलमानों के लिए वो आवाज़ उठाएंगे। कितना बड़ा मैसेज है और कितना बड़ा सेटबैक है भारत के लिए ये पैगाम देना तालिबान की जानिब से? मेरे ख्याल से ये ज्यादा ऑप्टिक्स हैं, क्योंकि एक तरफ अगर सोहेल शाहीन साहब ये कह रहे हैं कि जी हम आवाज उठाएंगे, तो दूसरी तरफ सोहेल शाहीन, अब्बास तानकजई साहब की भी मुलाकात हुई है टू कतर, अनस हक्कानी बहुत आ रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं इंडियन चैनल्स को, और उन सब के अंदर उनकी कंसिस्टेंटली यही बात है कि हम किसी और मुल्क के अंदर मुदाखलत नहीं करेंगे। तालिबान का ये मौक़िफ़ है कि वो और किसी मुल्क में मुदाखलत नहीं करेगा, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो हिंदुस्तान हो। और जो भी अगर ये कह रहा है कि जी नहीं जी तालिबान आ गए तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा, ये बिल्कुल लेकिन अली, इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी डिफरेंट है। इंडियन मीडिया मुसलसल बैकबाइटिंग कर रहा है और मुसलसल तनकीद कर रहा है तालिबान के ऊपर, उनको रिलेट कर रहा है पाकिस्तान से और दहशतगर्दी से। अभी तक वो उनके लिए कुछ अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करे, उसका इदराक तालिबान को भी है जिसका इजहार सोहेल शाहीन साहब ने किया है। तो आपको लगता है कि इंडिया अभी मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है या उसकी पॉलिसी का हिस्सा है कि इसी तरीके से चलना है? कुछ इंडियन चैनल्स अभी मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, लेकिन मुझे इंडियन चैनल्स ने अप्रोच किया कि जब मैं कनेक्ट कर दें तालिबान लीडर्स के साथ, तो मैंने उनको कनेक्ट किया और वो बात करने के लिए तैयार हैं। मेरे ख्याल से गैप होता है कभी कभार जो आपका अल्ट्रा नेशनलिस्ट मीडिया होता है उसमें और आपकी जो पॉलिसी होती है उसमें। तालिबान अब अफगानिस्तान में हकीकत है, वो किस तरीके से अपने आप को हैंडल करते हैं, क्या उनके रिलेशंस हैं, ये उनकी अपनी इंटरेस्ट डिफाइन करेंगी। ये पाकिस्तान की इंटरेस्ट डिफाइन नहीं करेगी, या हमारी ख्वाहिशात डिफाइन नहीं करेगी। अगर तो वो चाहते हैं अच्छे ताल्लुकात रखना सर्वाइवल के लिए, तो वो करेंगे वो अपने अच्छे ताल्लुकात। और अभी फोकस जो है पॉलिटिकल सियासी वो शिफ्ट हो चुका है अफगानिस्तान से एक्चुअली टू कतर, दोहा, डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर, क्योंकि वहां पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, मिशंस हैव मूव्ड देयर। तो एंगेजमेंट जो तालिबान की वर्ल्ड कम्युनिटी के साथ इस वक्त चल रही है वो चल रही है दोहा कतर से, और बहुत स्टेक्स इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। ठीक हो गया। अली, जाते जाते पंजशीर के हवाले से कोई जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं कि वहाँ की सिचुएशन क्या है और कब तक एक्सपेक्टेड है कि मामलात कुछ बेहतरी की जानिब जाएंगे? बहुत नुकसान हुआ है तालिबान को पिछले कोई 1 हफ्ते 10 दिन जो लड़ रहे हैं पंजशीर में, ना सिर्फ पंजशीर में बट पारवान में भी एज वेल, व्हिच इज कंसीडर्ड द गेटवे टू पंजशीर। प्रेशर तो बहुत है, लेकिन इनके पास वेपन्स भी बहुत हैं। अमरीकी से जो कैप्चर किए हैं, ये एनडीएसएफ से जो कैप्चर किए हैं, ये नहीं चाहते कि खून खराबा हो, ये चाहते हैं किसी के से अहमद की तरफ से आए, मगर इनको इस बात का भी अंदाजा है कि जब तक ये फोर्स इस्तेमाल नहीं करेंगे तो दूसरी तरफ से नेगोशिएशंस नहीं होंगी। अली मुस्तफा, थैंक यू वेरी मच जॉइनिंग अस इन द मॉर्निंग। बहुत ज़बरदस्त आपने सभी एस्पेक्ट्स के ऊपर अपना तजिया हमारे सामने रखा और कुछ अपडेट्स भी हम तक पहुंचाई। अली मुस्तफा साहब के सोर्सेज मुताबिक आज ये जो तालिबान हुकूमत का ऐलान है ये नहीं हो रहा, इसमें मजीद कुछ वक्त लगेगा और उसकी बुनियादी वजह उन्होंने कहा कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसका प्रेशर है, जो चाहती है कि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वहाँ पे वो गवर्नमेंट में आए, जबकि तालिबान का ये मानना है कि अगर 20 साल लड़े हम खुद हैं, कुर्बानियाँ हमने खुद दी हैं, तो हुकूमत पे भी सिर्फ हमारा हक है। अब ये उठ किस करवट बैठता है, आपको इस हवाले से आगाह करते रहेंगे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान से शोहरत पाने वाले मारूफ गुलकार, नाम नहीं लेते, उनकी आज 57वीं सालगिरह है। हम जे की बात कर रहे हैं। जुनैद जमशेद द लेजेंड 3 सितंबर 1964 को कराची में पैदा हुए और आपको मालूम है, हम कई बार बता चुके हैं, फिर बताएंगे, उनके वालिद पाक फ़ज़ाइया में आला ओहदे पर फाइज थे और जुनैद जमशेद भी पाक फ़ज़ाइया में ही जाना चाहते थे।
पॉप म्यूजिक हो, नातिया कलाम हो या आप कहें Social नगमे work हो, हो। एग्जैक्टली हर काम में जुनैद जमशेद ने कामयाबियों के झंडे गाड़े और आज हमने उनको ट्रिब्यूट पेश किया है इस हवाले से। आज उनकी 57th बर्थडे है और हम जे को याद कर रहे थे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। कोविड के हवाले से अब मुसलसल बात करते आ रहे हैं, बहुत ज़रूरी भी है आपको बताना भी और साथ साथ ये भी जानना कि इस वक्त सूरत हाल है क्या। फैलाव बदस्तूर जारी है और ये डेल्टा वायरस का है जो कि भारत से आया है। हर गुजरते दिन के साथ सूरत हाल मजीद तशवीशनाक हो रही है। हुकूमत की जानिब से कोरोना को कंट्रोल करने के लिए पाबंदियां सख्त की जा रही हैं। वैक्सीन न लगवाने वालों के खिलाफ भी कोरोना का जो क्रैक डाउन है, हमने कल भी इसका जिक्र किया था कि वो शुरू हो चुका है। दूसरी जानब हम स्मार्ट लॉकडाउन की बात करें, वैक्सीनेशन की बात करें तो उसका अमल भी तेज हुआ है और योमिया रिकॉर्ड वैक्सीन लगाने के दावे भी किए जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद असद उमर साहब जो कि एनसीओसी को हेड करते हैं, उन्होंने खतरे की घंटी बजाई और खबरदार किया है कि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी ये डेल्टा वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। अस्पतालों में मरीजों के दाखिले और तशवीशनाक मरीजों की तादाद बुलंद तरीन सतह पे पहुंच रही है। बिल्कुल, भारतीय वायरस के फैलाव से अस्पतालों पर बोझ मजीद बढ़ सकता है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि कोरोना को फैलाव को रोकने के लिए SOPs पर अमल करें और वैक्सीनेशन करवाएं। महकमा सिंह के मुताबिक सूबे भर में भारतीय वेरिएंट की वजह से पिछले माह अगस्त में सबसे ज्यादा 903 अफराद की जो है वो मौत वाक़या हुई है, जबकि वैक्सीन लगाने के साथ साथ पंजाब में बूस्टर डोज लगाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद शहरियों को कहा गया है कि वो 1270 रुपये नेशनल बैंक में जमा करवाएं, स्लिप दिखाएं और बूस्टर डोज लगवाएं और वो जहां जाना चाहते हैं जा सकें। इस हवाले से हमारी बात भी हुई थी मुख्तलिफ गवर्नमेंट ऑफिशियल से। उन्होंने यही कहा कि बूस्टर डोज लोगों को लग सकती है जो बाहर जाना चाहते हैं और उन्होंने बहुत पहले जो चाइनीज वैक्सीन है वो लगवाई है। इस सूरत हाल पर हम बात करेंगे। डॉक्टर फैसल महमूद हमारे साथ मौजूद है, उनको वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने हमें एक्सप्रेसो में ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, पाबंदियां मजीद सख्त की गई हैं। वैक्सीनेशन के हवाले से कहा जा रहा है कि योमिया रिकॉर्ड वैक्सीन लगाने का दावा किया जा रहा है। अब क्रैकडाउन भी शुरू हुआ है जो वैक्सीन नहीं लगा रहे, तो कंट्रोल में क्यों नहीं आ रही? असद उमर साहब कह रहे हैं कि अभी हमें मजीद डर है कि ये मजीद फैलेगा क्योंकि डेल्टा वेरिएंट बहुत तेजी से फैल रहा है। जी वालेकुम सलाम। तो इसमें एक्चुअली 3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि वैक्सीन ये हतमी सोल्यूशन नहीं है। वैक्सीन सिर्फ एक और लेयर है आपके प्रोटेक्शन के अंदर, एंड उस जो आपके लेयर्स हैं उसके अंदर मास्क, लोगों से दूर रहना, वेंटिलेटर जगह पे में रहना और फिर वैक्सीनेशन, ये चारों चीज़ें सामने में। अगर आपने सिर्फ एक चीज़ की वक़्या नहीं की तो ये तो फिर भी फैलेगा, चाहे डेल्टा हो या ना हो। दूसरी चीज़ ये कि एटलीस्ट हम जब यहाँ चेक करते हैं कि वेरिएंट कौन कौन सा आ रहे हैं, तो उसमें डेल्टा जो है वो तकरीबन 50 या 60% आता तो है, मगर हमारे पास और भी बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं जो कि हम टाइप नहीं कर पाते। तो सिर्फ डेल्टा का कसूर नहीं है, इसमें हमारा भी थोड़ा कसूर है। अच्छा डॉक्टर साहब, वैक्सीन हम लगाते हैं कोविड प्रिवेंशन के लिए, लेकिन मुख्तलिफ वैक्सीन लगाए हुए लोगों को बड़ी तादाद में कोविड हो रहा है, तो इसका मतलब है कि कोविड को तो प्रिवेंट नहीं कर रही वैक्सीन। हमारा ये दावा है या साइंस अगर ये कहती है कि वो डेथ्स को प्रिवेंट कर रही है या आपकी क्रिटिकल हालत से आपको बचा रही है, लेकिन उसके बावजूद हम अगर वैक्सीन लगाते हुए भी हमारे बहुत सारी आबादी अगर कोविड का शिकार होती रही, तो इसका मतलब ये है कि हम वो एक तासुर है, जो एक वेव है या एक जो असर है जिसके नीचे हम है कोविड के, उससे तो नहीं निकल पाएंगे, इंक्लूडिंग हैविंग द वैक्सीनेशन प्रोसेस एज वेल। बिल्कुल, एंड वही बात दोबारा। सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि वैक्सीन जो हम लगाते हैं वो मेनली आपको सीवियर डिजीज से यानी कि शदीद वाली बीमारी से बचाने के लिए, लेस सो ट्रांसमिशन यानी कि वैक्सीन बीमारी लगने से। और ये जो है कि वैक्सीन आपको कितना प्रिवेंट करता है कि आपको ये इन्फेक्शन लगे, ये हर वैक्सीन का थोड़ा सा अलग है। एंड हमको पता है हमारे पास जो वैक्सीन लगती हैं उसमें निस्बतन थोड़ा सा ये कम है। मगर दूसरी चीज़, अगर आप इमेजिन करें आपने वैक्सीन लगा भी ली, मगर आप ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा वायरस है, वायरस आपके अंदर ढेर सारा घुसा है, तो वैक्सीन एक हद तक ही हेल्प करेगी आपको, ना तो आपको दूसरी भी चीज़ें करने की जरूरत है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ हम बूस्टर डोज के हवाले से भी बात करते हैं। गवर्नमेंट ने कहा है कि आप बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। बहुत ममालिक में जो चाइनीज वैक्सीन है उसको नहीं उस तरह से एक्सेप्ट किया जा रहा, तो ये बूस्टर डोज लगवाने का जो टाइम पीरियड है और क्या जिन्होंने पहले चाइनीज वैक्सीन लगाई है वो अमेरिकन या दीगर वैक्सीन को लगा सकते हैं? सो आई थिंक यहाँ पे थोड़ी सी वजाहत ज़रूरी है कि ये बूस्टर वैक्सीन नहीं है जो हम दे रहे हैं जो लोग बाहर जा रहे हैं ममालिक। ये मेनली ये है कि जो कुछ ममालिक के पास हमारे पास वैक्सीन मिलती हैं
وہ اپروو نہیں ہے, تو یعنی کہ وہ انٹری کے لیے الاؤ نہیں کرتے. اور اس وجہ سے ہم نے یہ الاؤ کر دیا ہے کہ بھئی اگر ان کی کوئی مخصوص وائرس ہے, ویکسین ہے جو وہ کہتے ہیں آپ لگا لیں, تو پھر آپ وہ لگا کے جا سکتے ہیں. بوسٹر یعنی کہ قوت مدافعت بڑھانے کے لیے, امیونٹی بڑھانے کے لیے ویکسین نہیں ہے, یہ محض اس لیے کہ وہ ریکوائرمنٹ آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس سے آپ کو یہ نہیں لگتا ڈاکٹر صاحب کی جو ویکسینیشن کا سارا عمل ہے یہ ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے؟ ہماری پاکستانی قوم کو آپ کو ویسے ہی معلوم ہے کہ شکوک و شبہات نکالنے میں بڑی دلچسپی ہوتی ہے, اور ہم ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی ایسے نکات نکال لاتے ہیں کہ جی اس میں تو یہ ہو رہا ہے, اس کے تو یہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں. تو یہ جو سارا عمل ہو رہا ہے, جیسے کہ پہلے کہا گیا کہ آپ نے لمیٹڈ ٹائم کے اندر دوسری ڈوز لگوانی ہے, پھر ڈاکٹر فیصل نے آ کے یہ کہا ٹی وی کے اوپر کہ نہیں اگر ٹائم تھوڑا ڈیلے بھی ہو جاتا ہے تو کوئی بات نہیں, چونکہ ہمارے پاس ویکسینس تھی نہیں, اس وقت شارٹ ہو گئی تھیں, اور پھر اس طرح بوسٹر ڈوز کا عمل ہے کہ جو 2 لگوا لیں, تیسری بھی لگوا لیں اور جدھر جانا ہے جائیں. تو یہ اوور آل اس پروسیس کو تھوڑا سا مشکوک یا ڈاؤٹ فل نہیں کر دیتا, آپ کو نہیں لگتا؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آئی تھنک اس کے اندر کمیونیکیشن بہت ضروری ہے, کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں, فار ایگزامپل آپ ہی کی بات اگر اٹھاؤں کہ ہم جو ڈیوریشن ہے ویکسین کا وہ مخصوص 3 ہفتے کا یا 4 ہفتے کا, تو ایٹ لیسٹ فرام آور پوائنٹ ہم کو یہ پتا ہے کہ دس از دا منیمم ڈیوریشن, یعنی کہ اس سے پہلے نہیں لگ سکتا. مگر جو انفارمیشن جاتی ہے وہ یہ کہ اگر 3 ہفتے سے زیادہ ہو گیا تو شاید ویکسین کام نہیں کرے گی. سو آئی مین وہ یہ کمیونیکیشن گیپ جو ہے نا, یہ زیادہ مسئلہ کرتا ہے. سملرلی بوسٹر یا امیونٹی بڑھانے والا جو چیز ہے, اینڈ اس میں صرف نہ صرف پاکستان میں مگر پاکستان سے باہر بھی, فار ایگزامپل کچھ ممالک نے اب ایک 3rd ڈوز لگانا شروع کر دیے سب کو, تو پھر یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کو کیوں نہیں لگ رہی ہے 3rd ڈوز, اینڈ اس کے اوپر تحقیق پوری طرح بھی ہوئی نہیں ہے, آئی نہیں ہے. صحیح, ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب جو ویکسین کے حوالے سے اوبیسلی ہم نے جو کنسرنس کو تو ڈسکس کیا, لیکن اب گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم ویکسین لگوانا مطلب ہم نے اس کو اسپیڈ اپ کر دیا اس پروسیجر کو. وٹ یو تھنک کہ اسپیڈ اپ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ جو ڈیلٹا ویریئنٹ ہے جو تیزی سے یہ پھیل رہا ہے, ہاسپٹلس پہ بھی اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں برڈن بڑھ رہا ہے, ہمیں مزید کیا اقدامات کرنے ہوں گے؟ سو دیکھیں, اگر آپ نے ویکسینیشن اپنا اسپیڈ اپ کر بھی دیا ہے تو, اور اگر آپ نے مجھے آج ویکسینیٹ کیا ہے, 2nd ڈوز آپ نے مجھے 1 مہینے بعد دی ہے, تو میری جو امیونٹی ہے وہ اس کے بھی 2 ہفتے بعد ڈیولپ ہوتی ہے, یعنی کہ آج سے 6 ہفتے بعد. وچ وڈ مین کہ اگر آج میں نے میجکلی سب کو ویکسینیٹ کر دیا تو ویکسین کا اثرات تو آپ کو ابھی ویسے ہی نظر نہیں آئیں گے, وہ کچھ مہینے بعد نظر آئیں گے. اینڈ ویکسین لگانے کے بعد بھی WHO اور اب CDC یعنی کہ US کے جو اتھارٹیز سب یہ کہتے ہیں کہ ویکسین لگانے کے بعد پھر بھی آپ کو ماسک, لوگوں سے دور رہنا, اچھے وینٹیلیٹر جگہ پہ رہنا, وہ تو چلتا رہے گا. ٹھیک ہو گیا, ہمیں اسی کے ساتھ احتیاط کے ساتھ ہی رہنا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر فیصل محمود ہمارے ساتھ موجود تھے. ویکسین کے حوالے سے بتا رہے تھے کووڈ کی جو 4th ویو ہے, ڈیلٹا ویریئنٹ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے, ہمیں احتیاط تو کرنی ہی کرنی ہے, ساتھ ویکسینیشن لازمی کروانی ہے. ابھی ہم ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے, آپ دیکھتے رہیے ایکسپریس. ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو. بات کریں گے کچھ ہمارے سیگمنٹ کی, اور جب وقار احمد ملک کا سیگمنٹ آتا ہے اور اس میں ٹریولنگ کی بات نہ ہو, یہ تو بڑی گستاخی ہو جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ دنیا میں بہترین جو سیکھنے کا ذریعہ ہے وہ سفر ہے, اور اگر آپ کچھ ان نون لوگوں کو, ان نون جگہوں کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں, اوبویسلی آپ سفر تو کرتے ہیں, لیکن سفر اٹ سیلف ایک بہت بڑی لرننگ ہے. ان لوگوں سے مل کے تو آپ کو لرننگ ہوتی ہے. تو ایسا ہی ایک سلسلہ ہے, اور اس میں مختلف جگہوں پہ ہم جاتے رہتے ہیں, ورچولی کم از کم ہم جاتے رہتے ہیں. اور آج کا جو ہمارا سیگمنٹ ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے. آج کا ہمارا سیگمنٹ ہے مائنڈ میٹرز, جس میں وقار احمد ملک جو ریل کی سیٹی ایک بک ہے اس کے حوالے سے, اس کے جو رائٹر ہے معراج حسن, ان کے ساتھ ایک گفتگو کر رہے ہیں. اور یہ جو سفر ہے یہ راولپنڈی سے اچ شریف کا سفر ہے, اور بہت ہی دلچسپ سفر ہے جس پہ بات ہو رہی ہے. اور اس سفر کے حوالے سے کیا کیا انٹرسٹنگ فیکٹس ہیں, یہ آج کے ہمارے سیگمنٹ مائنڈ میٹرز میں دیکھتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں مائنڈ میٹرز. میرے ساتھ اس وقت مہمان ہیں محمد حسن معراج. ریل کی سیٹی, یعنی ریل کی سیٹی ایک ایسی کتاب ہے جس نے حالیہ یعنی پچھلے 3-4 سالوں میں ہم دیکھیں تو بڑی دھوم مچائی ہے. ریل کی سیٹی جو ہے یہ بہت بڑی کتاب تھی, مطلب حالیہ اگر پچھلے گزشتہ اس دہائی میں دیکھا جائے. کیسا رسپانس ملا آپ کو؟ جی, میں تو جب لکھ رہا تھا یہ کتاب, آپ جانتے ہیں اس کتاب کی کہانی, اور یہ اس طرح نئی کتاب کے طور پر نہیں لکھی گئی, لیکن لکھتے وقت میرے بالکل وہم و گمان میں نہیں تھا کہ یہ کوئی اس طرح کی چیز لکھی جا رہی ہے. میں خیر ابھی بھی میں اسے وہ ہے I would not like, میں یہ نہیں کہوں گا کہ ایک بہت ایکسٹراڈنری, بٹ مطلب it has largely come out of, یہ ڈائریز میں سے نکلی ہے, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو میں نے لکھی گئی. صحیح. آپ جس چیز کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو کوئی بہت بڑی چیز نہیں سمجھتا, میں آپ کو صرف ایک فکرہ سناتا ہوں. اس میں شروع میں یہ لکھتے ہیں کہ ہندوستان کی سرزمین پہ 16 اپریل 1853 کے دن پہلی بار ریل چلی تھی. جس طرح پل بنانے والے نے اس پارک کا سچ اس پار کے حوالے کیا, اسی طرح ریل کے انجن نے فاصلوں کو نیا مفہوم عطا کیا.
अबासीन एक्सप्रेस, कलकत्ता मेल और खैबर मेल सिर्फ रेल गाड़ियों के नाम नहीं बल्कि हिजर, फिराक और वसल के इस्तारे हैं। सुबहान अल्लाह। ये जो दोनों तरह की चीज़ थी, यानी एक तो इसमें इंफॉर्मेशन, मालूमात, इल्म और पूरी एक तारीख, नॉस्टैल्जिया, वो अपनी जगह पे। ये एक बयान था, यानी जो अदबी पैराया आपने और जितने खूबसूरत जुमले आपने तराशे हैं, तो ये दोनों चीज़ें थी। तो रेल की सीटी के बारे में ये बताइए कि बुनियादी ये ख्याल कैसे आया, मतलब सिर्फ मुतफरक आपने सोचा था कि मज़ामीन लिखेंगे या बाद में उसको कंपाइल करेंगे, किस तरह? मैं पोस्टेड था, मैं पनु आकिल में, ठीक है, जिसका हम अभी जिक्र कर रहे थे। तो पनु आकिल से कराची जाना बहुत फ्रीक्वेंटली होता था। सो जब भी वहाँ जाना, और आम तौर पे ये सफ़र जो था ये रेलवे में होता था। और अगर आपने कभी इस तरफ सफ़र किया है तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो कुछ इसमें भी एक अपना क्लास सिस्टम है, ठीक है, पार्लर है, फिर वो स्लीपर है, और फिर वो इकोनॉमी है, और वो सब एसीसी है। उनमें मेरी जो भी ऑब्जर्वेशंस या जो मुझे नज़र आ रहा था, मैं उसको तहरीर कर रहा था। इसके अंदर जो एक हुक है, ये एक तो मुनीर का शेर आपने बार बार, आप तो बहुत सुन चुके होंगे, मैं बहरहाल नाज़रीन के लिए एक दफ़ा अर्ज़ कर लूँगी। सुबह काज़िब की हवा में दर्द कितना था मुनीर, रेल की सीटी बजी तो दिल दर्द से भरा है। दिन रात पुर रौनक रहने वाला ये समा सट्टा बहावलपुर रेलवे स्टेशन अब वीरान पड़ा है। सुना है 2011 में से बंद कर दिया गया। अब रेल यहाँ से गुजरती तो है पर रुकती नहीं। हाँ, रोही की इन सहरा नवर्द आवाज़ों में गुम होने से पहले एक कूक ज़रूर भरती है जो दूर दूर तक सुनाई देती है। ये एग्जैक्टली ये जो इमेजरी है, ये मैं अपने तलगंग के जो स्टेशन था हमारा इंजरा, तो हमारी जो दादा से और वो पूरी यानी आपको पता है स्टेशन के साथ ही सारी तहजीब जुड़ी हुई थी, और वो छुट्टी आ रहे हैं फौजी और वापस जा रहे हैं वो सारा। तो दादा से हम बहुत ज़्यादा कहानियाँ सुनते थे इंजरा स्टेशन के वाले से, और फिर मैं गया भी, और ये जो हुक या दिल दर्द से भरा आया, ये मेरा तो वाकई भरा है। आपके साथ कोई डायरेक्ट इस तरह का तो नहीं था? मतलब इसमें एक जो दर्द नजर आता है, ऐसा लगता है जैसे आपका कोई डायरेक्ट एक्सपीरियंस है। अच्छा, ये जो स्टेशन के पास था, ये क्या था? ये दर्द की जो इमेजरी आपको दिखाई देती है, और मैं ये लोगों को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी करता हूँ कि ख़ास तौर पे अपने उन दोस्तों को जो पंजाब के पस मंज़र से वैसे वाकिफ़ नहीं है। आई मीन लंदन में कुछ दोस्त रहते हैं, तो उन्हें मैं समझाता हूँ कि एक रेलवे स्टेशन है चेयरिंग क्रॉस का, और एक छोटा सा स्टेशन है वाटरलू का। अब ये जो ट्रेन स्टेशन होता है वो सिर्फ एक स्टेशन नहीं होता, उसके इर्द गिर्द एक आबादी घूमती है, उसके इर्द गिर्द एक एक्सपीरियंस है, एक तजुर्बा है जिसकी मुस्तकिल बुनत हो रही है। ठीक है, रेलवे स्टेशन के बाहर लारी वाला आके खड़ा होगा, लारी का ड्राइवर दूसरी लारी वाले से बात करेगा, पास में कहीं बर्फ़ का ठैया होगा, और वो बर्फ़ वाला जो है वो जब बर्फ़ देने के लिए गाड़ी आएगी उससे गुफ्तगू करेगा। आप एक भरपूर ज़िंदगी की कहानी लिखी जा रही है, ठीक है। और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि जब वो वहाँ पे ट्रेन रुकना छोड़ जाएगी, जब ट्रेन रुकना ख़त्म हो जाएगी तो वहाँ मुसाफिर नहीं आएंगे, जब मुसाफिर उतरेंगे नहीं तो लारियों में कैसे बैठेंगे, और लारियों में नहीं होंगे, कोई उन्हें खुदा हाफिज़ कहने नहीं आएगा, और फिर मैं अपने घर से इतनी दफ़ा रुखसत हुआ हूँ, मैं बोर्डिंग में था, तो हर खुदा हाफिज़ पिछले खुदा हाफिज़ से ज़्यादा अज़ियतनाक हुआ करता था, और आहिस्ता आहिस्ता ये अज़ियतनाकी जो है ये बेहिसी के बाब में दाखिल हो गई। ठीक है, तो अब मैं उसे महसूस कर सकता था, छू सकता था वाली बात है। खुशवंत सिंह, ट्रेन टू पाकिस्तान, फिर रेल की रुदात, रेल कहानी, फिर ये रेल की सीटी, कहीं कोई आपको मुमासलत नज़र आती है, या रेल की सीटी जो है वो बिल्कुल एक मुनफरिद और डिफरेंट है? मैं सिर्फ ये कहूँगा ये बाकी किताबें बहुत बड़ी हैं और ये मतलब ये अच्छा मुझे एक छोटी सी बात, आप जब फौजी को देखते हैं जो राइटर्स हैं बहुत बड़े, यानी शफीकुर रहमान, मोहम्मद खान से लेके, और मतलब आप फैज़ अहमद फैज़, हसरत साहब भी रहे हैं, चिराग हसरत भी हैं, और फिर एक पूरी एक रवायत है, तो आपको इसी रवायत का एक तसलसल समझा जाए? जी अब इस हर रवायत के साथ कोई ना कोई, मतलब फैज साहब है तो उनके साथ 1951 की साजिश जुड़ी ठीक है, तो और ये मतलब हसरत साहब हैं तो वो भी आप समझते हैं। मैं तो मतलब ये शफीक साहब और मोहम्मद खान जो है वो बखैर उसलूबी उन्होंने अपनी मंजिलें तय की, तो बिल्कुल आप उस तरह के हो सकते हैं। वो भारी पत्थर है, कभी ये मुझसे नातवा से उठता है, वो वाला मामला है। क्या हुआ, नॉस्टैल्जिया एक खूबसूरत चीज़ है कि एक डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे भी और वैसे भी, और नॉस्टैल्जिक होना चाहिए बहुत सारी जगहों पे आपको ये, लेकिन कई दफ़ा बंदा स्टक हो जाता है, बंदा बिल्कुल ही माजी के अंदर जैसे जिसको कैद हो जाता है, तो इसमें एक तवाज़ुन भी ज़रूरी है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि वो नॉस्टैल्जिया जो चाहे रेल से मुतल्लिक है, अपनी तहजीब से मुतल्लिक है, वो कोई खारिज सा नज़र आ रहा है, नहीं
जो नस्ल है। अब ज़ाहिर है मेरे पास ये एजेंसी तो नहीं है कि मैं उनके बिहाफ पे बात कर सकूं, लेकिन मैं एक अपना मेरी दादी और मेरे वालिद ये एक बड़े शहर के कदमों में आबाद एक छोटे कस्बे से उठ के एक ऐसे शहर में आए थे जो अपनी सरिश्त में शहर तो था लेकिन मंडी की एक खूबसूरत शक्ल था, शादरा और फिर लायलपुर। अब हमारे घर में अक्सर औकात ज़्यादातर हालांकि वो शादरा छोड़ आए थे, ठीक है, और शादरा में कोई इतनी पुरतायुश ज़िंदगी वो नहीं गुजारते थे, एक मामूल का बंदोबस्त था जिससे ज़िंदगी करते थे वो। लेकिन उनकी बातचीत में सारे का सारा जो था कि मौसम वैसा नहीं है, हालांकि आप अगर देखिए तो क्लाइमेट निकाल के तो वो वैसा ही मौसम वैसी रुत है, ठीक है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन और फिर जुंजू मैं देख रहा था, जुंजू वक्त गुजरता जा रहा था, मेरे वालिद जो थे वो आहिस्ता आहिस्ता इन द कंफर्ट ऑफ हिज पास्ट वो कैद होते जा रहे थे, और वो अपने इर्द गिर्द होने वाली दुनिया से मेरा ये ख्याल है उनका एहतजाज का ये सबसे मौसर हथियार था कि वो आज से एहतजाज की सूरत अपने कल को ओढ़ के अपने कमरे में मुक़य्यद रहें। यूसुफ़ी साहब ने नॉस्टैल्जिया के हवाले से एक टर्म यादिश बखैरी, जी, यादिश बखैरी। अच्छा ये बताइए कि ये जो रेल की सिटी की बाज़ गश्त या इसको क्या कहें, ये सरहदें पार की हैं इसने? जी, इसने सरहदें पार की हैं, लेकिन वो कहा जाता है कि देयर आर सो मेनी स्लिप्स बिटवीन द कप एंड द लिप्स। पंजाबी में, हिंदुस्तानी पंजाब में, चंडीगढ़ में इस किताब का तर्जुमा हो रहा है। अच्छा, अब वो कहाँ तक पहुँचता है कुछ कहना मुमकिन नहीं है। सही। अंग्रेजी में तो खैर मैंने खुद भी इसे लिखा है। जनरली देखा गया पतरस बुखारी साहब के बारे में कहते हैं कि वो दास्तान गो आदमी थे। खान साहब भी दास्तान गो आदमी थे, इशफाक अहमद खान साहब ड्रामा की तरफ चले गए, लेकिन वो उनके साथ लोगों का गिला भी है कि उन्होंने सीरियस जिस लिटरेचर को लोग सीरियस समझते हैं, अफसाना निगारी उसको छोड़ दिया। दास्तान गोई के साथ एक प्रॉब्लम तो ये है कि आप दास्तान को एक महफिल का आदमी होता है। बुखारी साहब को ज़्यादा नहीं लिख सके, शायद इसी वजह से क्योंकि वो महफिल के आदमी थे। आपके बारे में भी शायद आपकी अपनी राय भी हो, मेरी राय भी है, मुत्तफिक होते हैं, यानी आप दास्तान को आदमी हैं। जी, मैं अपने आप को ये कह के तसल्ली देता हूँ मैं दास्तान को। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी ये जो दास्तान गोई वाली है, ये ऐसा ना हो कि वो आप ज़्यादा ना लिख पाएँ, मतलब हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा लिखें। ऐसा है, कुछ न कुछ ऐसा है। मिसाल के तौर पे मैं एक चीज़ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ पिछले 3.5-4 साल से, लेकिन हर बार उस कहानी की कोख से एक नई कहानी जन्म लेती है। मुझे लगता है मैं किसी ऐसी अलिफ लैला का हिस्सा हूँ जिसमें शहरजाद पूरी कहानी कहने के बाद फजर की अजान के पस मंजर में कहती है कि अब बस, अब कल नई कहानी शुरू करेंगे। तो वो शायद दास्तान की ये गुलाम गर्दिश जो है, ये मुझे शायद ये कहानी का सहर है या तिलिस्म है जो मुझे इजाज़त नहीं दे रहा, लेकिन मैं बहरहाल कोशिश कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया सनमराज साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए माइंड मैटर्स। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। आज जुम्मे का दिन है और हमारे शो का दूसरा घंटा शुरू हो चुका है और अब बारी हमारे सेगमेंट फ्लैग्स की बारी है, और फ्लैग्स में आज हम नेपाली सफीर साहब से आपकी मुलाकात करवाएंगे, मिस्टर तापिश अधिकारी, हिज एक्सीलेंसी। आज उनसे क्या बात होती है पाकिस्तान नेपाल ताल्लुकात के हवाले से, और खास तौर पर नेपाल का जो टूरिज्म है उससे पाकिस्तान क्या सीख सकता है, इस पर बात करते हैं। Excellency. Good afternoon. Good afternoon. You are welcome at the Embassy of Nepal. Thank you very Please, let's much. go. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। फ्लैग्स में आपको वेलकम कहती हूँ और आज मैं मौजूद हूँ नेपाल एम्बेसी में, जहाँ पर मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ हिज एक्सीलेंसी तापस अधिकारी से। जनाब सफीर, अपना कीमती वक्त देने पर मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। Thank you very much for coming. नेपाली सफारतखाने में मैं आप और आपकी टीम को खुशामदीद कहता हूँ। Thank you very much. So you came when the COVID-19 आप कोरोना वायरस में ही पाकिस्तान आए। So I would like सब to ये know बताएं, how is the यहाँ living रहने का तजुर्बा कैसा है? so far in Pakistan? Actually, I could not travel Pakistan. Different. मैं पाकिस्तान में ज्यादा घूम नहीं सका, अभी तक लाहौर गया हूँ, लेकिन यहाँ के लोग मुझे बहुत दिलचस्प लगे। इस्लामाबाद के लोग निहायत गर्मजोश और मेहमान नवाज हैं। Very hospitable, warm people in Islamabad. Wonderful. नेपाल बुद्ध मत तहजीब का घर है। मुझे ये बताएं, वहाँ आप लोग कैसे रहते हैं? आप लोगों का कल्चर क्या है और कौन से त्यौहार मनाते हैं? Live there.
We Nepal, the people speak Nepali language. नेपाल की कौमी जबान नेपाली है। हमारे कौमी त्योहारों में दशई और तिहार शामिल हैं। इनके अलावा नेपाल में बहुत से सकाफती त्योहार मनाए जाते हैं। नेपाल में लोग दाल भात बहुत शौक से खाते हैं। दाल भात पाकिस्तान के लोगों को भी बेहद पसंद है। So people of Pakistan also they eat the dal bhat, they love, they like. मुझे लग रहा है जैसे नेपाल और पाकिस्तान की सकाफत में काफी मुमासिलत है। Of course, though Pakistan is नेपाल और पाकिस्तान एक दूसरे के करीब वाक़ हैं। हमारा सोशल सिस्टम आपस में बहुत मुमासलत रखता है। सफीर होने के नाते मेरे लिए यहाँ सेटल होना काफी आसान था। within my short stay, it lasts for 9 months. So I hope that COVID-19 will vanish away soon and you will get the chance to travel and get to know our culture better. आप हाल ही में हमारे वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मिले। आपकी मुलाकात का मकसद क्या था? No, as an ambassador, we have to meet different dignitaries. I met him and एक सफीर होने के नाते मुझे मुख्तलिफ लोगों से मिलना पड़ता है। वजीर खारजा से मिलकर मैंने उनसे अपने तजुर्बात शेयर किए और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात डिस्कस किए। मैंने नेपाल को दिए गए कोरोना फंड्स पर वजारत खारजा और हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया। that was main issue we discussed with him. आपने गुजरावाला चेंबर ऑफ कॉमर्स का दौरा भी किया और वहाँ की कारोबारी शख्सियात से बातचीत भी की। दोनों मुल्कों के दरमियान कारोबारी सरगर्मियों को फरोग देने के लिए आपके पास क्या प्लान है? Thank you. Yeah, recently I visited Gujranwala. जी हाँ, मैंने ये दौरा हाल ही में किया है। इसके अलावा मैं इस्लामाबाद, रावलपिंडी और स्कर्दू के चैम्बर्स का दौरा भी कर चुका हूँ। मेरा बुनियादी मकसद दोनों ममालिक के दरमियान मुआशी ताल्लुकात को फ़रोग देना है। मैंने पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को दावत भी दी है कि वो नेपाल आएँ और वहाँ इन्वेस्टमेंट के मौके तलाश करें। इसी तरह मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि नेपाली इन्वेस्टर्स को भी यहाँ लेकर आऊँ। मुआशी ताल्लुकात तब बेहतर होंगे जब दोनों मुल्कों की बिजनेस कम्युनिटीज़ का आपस में डायरेक्ट राब्ता होगा। So my aim is to develop business interaction between our two countries. दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत ज्यादा किन चीजों पर की जाती है और इस तिजारत का हजम क्या है? Yeah, as I said, we don't have much business interaction between our two countries. बदकिस्मती से दोनों ममालिक के दरमियान तजारत का हजम अच्छा नहीं है। मैं इस हजम को बढ़ाना चाहता हूँ। अभी जिन चीज़ों पर तजारत की जाती है उनमें नेपाल की तरफ से पाकिस्तान को एग्रो फॉरेस्टिक प्रोडक्ट्स और ओकोलर लेंस शामिल हैं। इसी तरह पाकिस्तान की तरफ से नेपाल को लेदर के प्रोडक्ट्स, ज़राअत और ड्राई फ्रूट एक्सपोर्ट किए जाते हैं। And some agriculture products also we import from Pakistan. नेपाल और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई ताल्लुकात कैसे हैं? Thank you for this question. ये सवाल करने पर आपका शुक्रिया। नेपाल और पाकिस्तान दोस्त मुल्क हैं। हमारे सियासी तौर पर पाकिस्तान से बहुत खुशगवार ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्कों के अफवाज एक दूसरे से भरपूर ताउन करते हैं। पाकिस्तान की फौज कई दफा नेपाल ट्रेनिंग की गर्ज से जाती है। इसी तरह नेपाल की फौज कई दफा ट्रेनिंग के गर्ज से पाकिस्तान आई है। Come to Pakistan for the training. So that's why we have been cooperating each other. Wonderful. Tell our हमारे देखने वालों को पाकिस्तान टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम के बारे में both बताएं। countries are working together to improve the education sector. This education, is a prime important issue that unless people or society तालीम एक इंतहाई अहम शोबा है। कोई भी मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक वहाँ के लोग तालीम याफ्ता ना हो। हुकूमत पाकिस्तान ने यहाँ की यूनिवर्सिटीज में नेपाली तालिब इल्मों के लिए कोटा रखा हुआ है। हर साल बेशुमार नेपाली तालिब इल्म तालीम हासिल करने की गर्ज से पाकिस्तान आते हैं। एक खास बात मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान से पढ़े हुए कई डॉक्टर्स नेपाल के देही इलाकों में अपने फराइज सरअंजाम दे रहे हैं। वो अपने फराइज बहुत खूबी से सरअंजाम दे रहे हैं। in different kind of this field in medical services. Fantastic. It's wonderful. दोनों ममालिक कुदरती हुस्न से माला माल हैं। किस तरह नेपाल और पाकिस्तान मिलकर सयाहत के शोबे को बेहतर बना सकते हैं? The tourist activities, as COVID-19 has already damaged this industry. So what are the plans for the future? No, this is another important that Nepal and Pakistan has a high potentiality of tourism.
जी हाँ, दोनों मुल्कों में सयाहत के लिए बहुत मौके हैं। पाकिस्तान गंधारा तहजीब का घर है। दोनों मुल्क साउथ एशिया में अहम सयाहती हैसियत रखते हैं। बुद्धा तहजीब और ऊंचे पहाड़ों की वजह से दोनों मुल्क एक दूसरे के लिए मददगार साबित हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान बराह रास्त रास्ता मौजूद नहीं है। पाकिस्तान और नेपाल के माबैन डायरेक्ट फ्लाइट्स ऑपरेट नहीं करती, जिसकी वजह से सयाहों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर दोनों मुल्कों के दरमियान डायरेक्ट फ्लाइट ऑपरेशन शुरू हो जाए तो सयाहती सरगर्मियों को फरोग मिल सकता है। So if we remove that bottleneck, certainly there could be a more playing field between our two countries in the tourism sector. As you mentioned, गंधारा। आपने गंधारा तहजीब का जिक्र किया। पाकिस्तान वो जगह है जहाँ से बुद्ध मत तहजीब का आगाज हुआ था। गंधारा इसकी बेहतरीन मिसाल है। दोनों मुल्क किस तरह मजहबी सयाहत को फरोग दे सकते हैं। biggest thing that we can focus on. Pakistan also have to do some this advertisement or मेरे ख्याल में पाकिस्तान को बुद्ध मत तहजीब पर एक मालूमाती मुहिम शुरू करनी चाहिए ताकि पाकिस्तान में मजहबी सयाहत फरोग पा सके। नेपाल के लोग पाकिस्तान की हेरिटेज साइट्स देखने में खासी दिलचस्पी रखते हैं। इसी तरह पाकिस्तान के लोग भी नेपाल घूमना चाहते हैं ताकि नेपाल की मुनफरिद तहजीब को जान सकें। to see the culture, social system or other facilities in Nepal. Thank you very much, Your Excellency. बहुत शुक्रिया जनाब सफ़ीर। इंटरव्यू के रस्मी सवालात अब ख़त्म हो गए। आपकी दी हुई मालूमात मेरे लिए बहुत अहम रही। अब मैं अपने गैर रस्मी सवालात की तरफ बढ़ रही हूँ, जहाँ मैं आपकी फैमिली से मिलूंगी, आपके लाइक्स और डिसलाइक जानना चाहूँगी। Meet your family as well. So, shall we go? मौजूद है नेपाल रेजिडेंसी में, जहां पर ऑफ द कैमरा हमने मीटिंग कर ली है हिज एक्सीलेंसी की स्पाउस से। और अब मैं योर एक्सीलेंसी आपसे रैपिड फायर राउंड का आगाज़ करूंगी और इसको हम उर्दू में बात करेंगे और आप मुझे उर्दू में जवाब देंगे तो मेरी ऑडियंस को और भी अच्छा लगेगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो उर्दू की बातें की, आप आसान उर्दू में क्वेश्चन करेंगी तो उसका जवाब आपको आसानी से मिल जाएगा, लेकिन गालिश उर्दू में बोलेंगी तो उसके लिए मुझे प्रॉब्लम हो सकता है। नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, रैपिड फायर राउंड का आगाज करते हैं। आई विल गिव यू 2 ऑप्शंस और आपको एक का इंतखाब करना होगा, चूज करना होगा वेरी क्विकली। ओके। सो माय फर्स्ट ऑप्शन इज इस्लामाबाद और काठमांडू। काठमांडू। ओके। माउंट एवरेस्ट और केटू। माउंट एवरेस्ट नंबर 1। ओके, वंडरफुल। दाल भात और बिरयानी। दाल भात। ओके। हैव यू ट्राइड बिरयानी? आई हैव ट्राइड। मैं उसका टेस्ट लिया है, लेकिन वो कुछ ऑयली और स्पाइसी लगता है। और आप स्पाइसी फूड कम नहीं लेते खाते। ठीक है। बिरयानी और निहारी। बिरयानी। ओके। कराची और लाहौर। लाहौर ये बहुत कदीम शहर है, पुराना है। आपने कराची विजिट किया है? कराची में 1-2 बार गया हूँ, लेकिन ज़्यादा क्राउड तो दोनों जगह एक सी है, लेकिन कराची नई जगह है कंपेरेटिव टू लाहौर। एम्बेसडर और फॉरेन मिनिस्टर? ये तो एम्बेसडर ही अच्छा रहेगा। ठीक। वॉलीबॉल और हॉकी? वॉलीबॉल। ओके। कश्मीर और गिलगित, क्या आपने देखे हैं दोनों? मैं दोनों जगह नहीं गया हूँ, लेकिन मुझे लगता है गिलगित ही अच्छा रहा होगा कश्मीर से। ओके। चलें, इसका जवाब हम तब आपसे दोबारा लेंगे जब आप इसको विजिट कर लेंगे। श्योर श्योर। मैं लेक्स और रिवर्स? लेक ये क्वाइट होता है, पीसफुली होता है, अमन होता है। रिवर में ज़्यादा आपको एनर्जी, साउंड इस तरह का होता है। मुझे इस तरह से लगता है। ओके। लिविंग इन अ विलेज और लिविंग इन एन अर्बन एरिया? Of course, village is very nice. Okay, wonderful. Swimming or jogging? Jogging? I used to do that one. Okay. रोटी और नान? रोटी हम वही खाते हैं ज़्यादातर नेपाल में। Okay, बहुत मज़ा आया आपसे। एक तो वो ज़बान का बैरियर हमारा ख़त्म हो गया और आई होप कि हमारी ऑडियंस ने बहुत इंजॉय की होगी आपकी ज़बान से वो मीठी मीठी सी उर्दू। मुझे अच्छी उर्दू तो नहीं आती, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ पाकिस्तान आकर। जो भी हो, मेरी कोशिश आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। और अब मैं आपको एक वर्ड दूंगी, उससे रिलेटेड आपके जहन में कोई भी बात आती है, कोई भी अल्फाज आता है, कोई भी जुमला आता है, सेंटेंस आता है, तो वो आप उससे रिलेटेड मुझे बताएंगे।
एम्बेसडर? ये सफ़ीर बहुत इम्पोर्टेंट असाइनमेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला है। पाकिस्तान? पाकिस्तान हमारा अच्छा पड़ोसी है। नेपाल? ये हमारा मुल्क सबसे प्यारा सारे दुनिया में। वंडरफुल। और मुझे बहुत खुशी हुई आपको पर्सनली जानकर, आपकी फैमिली से मिलकर, और तमाम तर जो भी कोविड-19 के बावजूद आप जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, आई होप दैट योर स्टे इज़ कंफर्टेबल इन पाकिस्तान ड्यूरिंग और इवन आफ्टर कोविड-19। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने पहले भी बताया, आप यहाँ तशरीफ़ लाई, हम लोगों के साथ ये बातें हुई आपकी और पाकिस्तान के नेपाल के बीच की, जो आपने अपॉर्चुनिटी या मौका दिया हमको कुछ कहने के लिए, आप लोगों को सभी को, टीम के लिए भी मेरी बहुत सी शुक्रिया। आई होप कि आज की एपिसोड आपने बहुत इन्जॉय की होगी, मैंने बहुत इन्जॉय किया है। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी और सेगमेंट में नए मेहमान के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम में आगे बढ़े और आपको बताएं कि कौमी आउटरीच प्रोग्राम के तहत लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज ने ग्लोबल काउंसिल फॉर एडवांसमेंट एंड सपोर्ट ऑफ एजुकेशन प्लैटिनम अवार्ड 2021 जीत लिया है। लम्स की हम अगर बात करें तो इस मुकाबले के बैनुल-अक़वामी दौर में एशिया पैसिफिक खित्ते की नुमाइंदगी की है और इस साल के शुरू में इलाकाई फाइनलिस्ट के तौर पर इसे मुंतखब किया गया था। केस प्लैटिनम अवार्ड तालीमी तरक्की में आलमी मेयार के प्रोग्राम्स और तरीक़ों को तस्लीम करते हैं और इस अवार्ड की अचीवमेंट के हवाले से और इस अवार्ड की सिग्निफिकेंस क्या है और पाकिस्तान का ओवरऑल जो एक सोशल स्ट्रक्चर है उसमें ऐसे अवार्ड्स की क्या अहमियत है, इसी पे हमने सेगमेंट में बिल्कुल। और बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अरशद मौजूद हैं, अरशद अहमद, वाइस चांसलर लम्स यूनिवर्सिटी। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। होप यू आर डूइंग वेल एंड कांग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। आपका बहुत शुक्रिया अरमाला साहिबा, इमरान साहब, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। यू मोस्ट वेलकम सर, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो हमें लम्स के हवाले से भी और इस अवार्ड के हवाले से भी बताइए, अगर हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो पाकिस्तान में जो आला तालीम की फराहमी है इसको बेहतर बनाने के लिए जो लोग भारी भरकम फीसें और दीगर अखराजात अदा नहीं कर सकते, उनके लिए जो लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज है वो क्या खिदमात अंजाम दे रही है डॉक्टर साहब? जी, बहुत अच्छा सवाल है। देखें, हर इदारा, तालीमी इदारा कोशिश ये करता है कि सबसे बेहतर स्टूडेंट्स जो टैलेंटेड हों, जो जिनकी ख्वाहिश हो पढ़ने के लिए, कि उनको दाखिल करें। तो ये सबका गोल है, वी आर नॉट डिफरेंट। लेकिन इसमें जो हमारे पास 5300 स्टूडेंट्स आते हैं और ये तादाद है फिलहाल, इसमें से अब मिसपरसेप्शन ये है कि ये सिर्फ वही लोग हैं जिनके पास, जिनकी फैमिलीज के पास स्टेटस है और पैसे हैं कि वो ट्यूशन पे करें। लेकिन हमारा जो बुनियादी तौर पे गोल ये रहा है कि कोई भी मेरिट पे, चाहे आप कोई सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हों, आपकी कोई फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हों, इसमें कोई बैरियर नहीं हो कि आप मेरिट पे एक्सेस कर सकें आला तालीम को। तो इस वजह से 3 में से 1 स्टूडेंट, हर 3 में से 1 स्टूडेंट को फाइनेंशियल एड हासिल करने का मौका मिल चुका है और हो रहा है। और अगर आप ट्यूशन फी पर देखें तो कोई 20% से 140% तक उनको माली इमदाद ट्यूशन फी का वेवर मिलता है और फिर अब तक कोई 780 करोड़ और 7.8 बिलियन रुपीस की माली मदद कर चुके हैं। अच्छा, अच्छा डॉक्टर साहब, साथ साथ हम NOPAE नेशनल आउटरीच प्रोग्राम के लिए जो प्लैटिनम अवार्ड है, इसकी इम्पोर्टेंस के हवाले से भी अगर बात करें, कितना इम्पोर्टेंस है, इसकी इम्पोर्टेंस है अभी अगर हम इस ओवरऑल सिनेरियो में बात की जाए तो? जी, तो ये जो काउंसिल ऑफ एडवांसमेंट एंड सपोर्ट फॉर एजुकेशन, जिसको हम केस से फेमिलियर हैं, ये ग्लोबल प्रोग्राम है जो कई मुल्क शामिल हैं इसमें। टॉप यूनिवर्सिटीज एंगेज विद दिस NGO। तो ये कायम हुआ था कोई 1974 में और ये इनकी वेरियस कैटेगरीज होती हैं जो ये रिकग्नाइज करते हैं।
اور یہ جو کیٹیگری جو پروگرام میں ہم نے کمپیٹ کیا جس میں کوئی 300 انٹریز تھیں دنیا سے ہر جگہ سے, یہ کیٹیگری کا نام تھا میرٹ ڈائیورسٹی اینڈ انکلوژن. تو یہ میرٹ ڈائیورسٹی انکلوژن اینڈ ایکوٹی یہ اس کی ایک مثال ہے جس میں ہم کامیاب ہوئے. ٹھیک ہے, ایسے کون سے وہ سٹینڈرڈز ہیں جنہوں نے اس کامیابی کو ممکن بنایا جو آپ فالو کر رہے ہیں؟ پاکستان میں انسٹیٹیوشنز تو ہیں ہمارے پاس, لیکن ان کا کردار کچھ حد تک واضح نہیں ہو پاتا, اور کچھ حد تک کچھ ایسی ہمارے سوشل بیریئرز آ جاتے ہیں یا مسائل آ جاتے ہیں جس کو لے کر ہم اسٹیبلش نہیں کر پاتے اس رول کو. تو آپ نے ایسے کون سے سٹینڈرڈز کو فالو کیا جس نے آپ کو یہ ایوارڈ جتوایا؟ جی بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں یہ پورا جو ان کا اسیسمنٹ ہے وہ امپیکٹ پر ہوتا ہے, اور یہ وہ دیکھتے ہیں یہ 1 سال میں نہیں 2 سال میں نہیں بلکہ لانگٹیٹیوڈنل اسٹڈی کرتے ہیں کہ آپ ہمیں ایویڈنس دیں کہ آپ کا پروگرام کیوں سکسیڈ, اس کی وجہ کیا ہے. تو اب ہم نے جو اپنا سبمیشن دیا تھا اس میں ہائی لائٹ یہ کیا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ 2001 میں ہم نے یہ نیشنل آؤٹ ریچ پروگرام شروع کیا, اور یہ ایک اسکالرشپ پروگرام ہے جس میں پاکستان بھر کے پسماندہ علاقوں سے ذہین افراد کو دنیا کی بہترین تعلیم دی جائے. تو اس اب ہم یہ کس طرح اکامپلش کرتے ہیں؟ یہاں پر ہم نے کوئی 130 سے زیادہ گاؤں اور مختلف علاقوں سے اسٹوڈنٹس پڑھانے کے لیے ان کو اپروچ کیا. تو ہم جاتے ہیں ہر علاقے میں, آپ کوئی علاقہ سوچ لیں, گھوٹکی, تندو آدم, تربت, بھاول نگر, ٹیکسلا, ہنزا, سوات, جو بھی آپ علاقہ ڈھونڈیں وہاں سے ہمارے بچے آ رہے ہیں. اور اس طرح کی ڈائیورسٹی جو ہے وہ ایک چھوٹا سا پاکستان بن جاتا ہے لمز میں, اور جہاں مختلف کلچرز اور الگ زبانیں اور ان جو ٹریڈیشنز ہیں وہ مل جل کے پھر یہ ڈائیورسٹی کے اصل معنی ہیں جس سے ہم سب سیکھتے ہیں. تو یہ تو ایک حصہ تھا اس کا, اور بڑا حصہ تھا NOP پروگرام جنہوں نے یہ ریکگنائز کیا. لیکن وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آخر آپ کی فلسفی کیا ہے, آپ آخر یہ آپ نے کوئی یونیک پروگرام تو بنایا ہے, یہ بہت اچھا ہے, اور اس میں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 1300 سے زیادہ اسٹوڈنٹس اب تک NOP سے فائدہ اٹھا چکے ہیں. اچھا جی, تو اس کے علاوہ اب آپ دیکھیں ہمارے میرٹ اسکالرشپس بھی ہیں 100 سے اوپر. ڈاکٹر صاحب اس میں ایک چھوٹا سا سوال, کائنڈلی قطع کلامی کی معذرت, اگر اتنی کوالٹی ایجوکیشن دی جا رہی ہے اور اوبویسلی انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو بھی مینٹین کیا جا رہا ہے, ایسے پاکستانی اسٹوڈنٹس کے ساتھ بعد میں ہوتا ہے یہ کہ وہ پھر پاکستان میں سرو نہیں کرتے. آپ نے تربت سے ٹنڈو آدم سے ایک اسٹوڈنٹ کو اٹھا تو لیا, ان کو پڑھا دیا, اچھا موقع دے دیا, تو کیا ایسا کوئی کانٹریکٹ لمز کرتا ہے آپ کی یونیورسٹی جس کے تحت وہ پاکستان میں آ کے سرو کریں تاکہ وہ اپنے جیسے پھر 1300 اور لوگوں کو انسپائر کر سکیں؟ بالکل, بہت اہم سوال آپ کا, بہت بہترین سوال ہے یہ, اس لیے کہ دیکھیں اگر آپ اسٹوڈنٹ سے پوچھیں آپ کی خواہش کیا ہے, بعد میں کیا کریں گے. اب دیکھیں ہمارے پاس 15,500 المنائے ہیں, تو آپ پوچھ سکتے ہیں. یہ نہیں کہ یہ تجربہ ابھی شروع ہوا تھا, یہ this is our 35th anniversary for LUM this year. تو اگر آپ ان لوگوں کو دیکھیں وہ آخر کر کیا رہے ہیں, ان میں سے بہت سے ہیں جو ظاہر ہے کہ بڑی کمپنیز میں جاتے ہیں اور پھر کئی طرح کے NGOs میں بھی داخل ہیں. لیکن یہ جو NOP والے لوگ ہیں ان کا جو اصل برکت یہ ہے کہ وہ واپس اپنے علاقوں میں جاتے ہیں. اچھا, تو دیٹ از فینٹاسٹک. اس لیے ہوتا یہ ہے کہ پھر اس کے بعد ان کی جو بہن ہے, بھائی ہیں, جو فیملیز ہیں, اور وہ جو ماحول ہے وہ سب ملٹیپلائر افیکٹ جو اس کا ہوتا ہے. ہمیں یہ پتہ لگ رہا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کی خواہش یہی ہے کہ وہ واپس دیں جو ان کو یہ پریویلیج ملی گئی ہے. تو ان کا امپیکٹ جو ہے سوشل انٹرپرائزز کے تھرو ہو رہا ہے. تو میں آپ کو کئی مثالیں دے سکتا ہوں جو ہمارے بچوں نے شروع کی ہے. اس میں کووڈ کے دوران بھی انہوں نے آن لائن پروگرام شروع کیے ہیں, اور بہت مختلف قسم سے انہوں نے اپنے واپس دینے کے لیے کئی تجربے کیے ہیں, اور وہ
most of them have this multiplier effect that we are really proud of. मैं कोविड के हवाले से अगला सवाल करने वाली थी। ऑब्वियसली ओवरऑल पूरी दुनिया में इफेक्ट हुआ है ये सिस्टम। जब भी हम बात करते हैं एजुकेशन को लेकर, आपने डाइवर्सिटी की भी बात की कि जिस तरह से आप मुख्तलिफ इलाकों से बच्चों को लेकर आते हैं और एक सेटअप बनाते हैं, ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी होते हैं। मुख्तलिफ इलाकों से लोगों को लेकर आना, फिर उनको केटर करना, इट्स डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग इटसेल्फ। तो उन सारे चैलेंजेस को केटर करने के लिए ऑब्वियसली एक मैकेनिज्म या एक स्ट्रैटेजी होगी, उसके हवाले से भी हम जानना चाहेंगे। जी देखें, इसकी जो सीक्रेट सॉस है ना, अगर लोगों को हमारी ख्वाहिश ये है कि हर यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह इस तरह का प्रोग्राम बनाए। आई मीन ये कोई कंपटीशन नहीं है कि सिर्फ हम करें और आप नहीं करें। हमारी ख्वाहिश ये है कि सब ये करें, लेकिन इसके अंदर इसके हिस्से हैं और इसमें जो मैं सीक्रेट सॉस अगर आपको बता दूं तो इंशाल्लाह और भी लोग इससे फायदा करें। तो पहली बात तो ये है कि देखें, कोई भी अगर आपको हाई स्टैंडर्ड लगाना है और प्रोग्राम देना है, आखिर ये स्टूडेंट्स आए पढ़ने लिखने के लिए, सीखने के लिए, तो पहली बात है आपकी फैकल्टी। और हमारे पास जो हमने सबसे ज्यादा जोर दिया है वो फैकल्टी को सपोर्ट करने का किया। तो देखें, पाकिस्तान में यहाँ क्वालिफाइड फैकल्टी की बहुत कमी है, आपको तो ये पता है। तो हमारी यहाँ फैकल्टी में कोई 300 से ज्यादा PhDs हैं और पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में ये सबसे ज्यादा तादाद है। और ये लोग हैं जो करिकुलम बनाते हैं, ये लोग हैं जो स्टैंडर्ड्स इंप्रूव करते हैं, ये लोग मेंटरशिप देते हैं। तो फैकल्टी ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि देखें, ये रेजिडेंशियल एक्सपीरियंस है, ये भी मुख्तलिफ है, इसलिए रेजिडेंशियल एक्सपीरियंस ये क्वालिटेटिवली अलग होता है। अब कोविड के बावजूद हम पूरे दरवाजे खोल रहे हैं और लेकिन ख्याल से खोल रहे हैं। ये नहीं कि आप एकदम से आ जाएं और फिर यहाँ पर फैलाएं और फिर इसके चैलेंजेस हैं। तो इस वजह से कोई 50% जो क्लासेस हैं वो इन पर्सन है और उसकी वजह ये है कि हम डिस्टेंसिंग करेंगे कि क्लासरूम में अगर 50 लोग थे तो अब 25 होंगे। तो इस तरह आधी क्लासेस हमने इन पर्सन रखी हैं, आधी क्लासेस हमने हाइब्रिड और ऑनलाइन रखी हैं। ये जो इसके जो हिस्से हैं, एक तो फैकल्टी है, फिर एक ये रेजिडेंशियल एक्सपीरियंस है और फिर तीसरी है कि देखें, पढ़ने लिखने के अलावा सबसे बड़ी बरकत यूनिवर्सिटी एजुकेशन की तो ये होती है कि आपने अपनी खुद के जो हालात हैं, वैल्यूज हैं, असल में उसमें आपकी क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। आप हार्ड वर्क तो करते हैं, लेकिन आपकी have you reflected on आप दूसरों को किस तरह मदद कर रहे हैं। आप तो अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब एक और पॉइंट भी मेरे माइंड में आ रहा है, वो भी मैं आपसे क्लियर करता चलूं, क्योंकि हम जिन स्टूडेंट्स की आप बात करें जो ज़हीन तलबा हैं, वो तो बड़ी रस्मी तालीम से पढ़े होते हैं, गांव देहातों के या इवन जो हमारे इवन रिमोट एरियाज से हट के तहसील लेवल पे भी हम या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बात कर लें, हमारे कॉलेजेस में क्या पढ़ाया जाता है या कैसे पढ़ाया जाता है आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं। तो फिर उस रस्मी तालीम से एक अच्छे ब्रेन को उठा के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ट्रेन करना कितना बड़ा चैलेंज है, और क्या आपकी फैकल्टी उसके लिए भी ट्रेंड है ऐसे अज़हान को कैटर करने के लिए? जी, यही तो $1 million क्वेश्चन है हर यूनिवर्सिटी के लिए कि आप किस तरह रास्ता बताएं कि आप डेवलप हो सकें। और 4 साल के अंदर काफी चीजें होती हैं, ये फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं यंग लोगों के लिए। तो यहाँ पर हम ये ऑनबोर्डिंग जो है, सोशलाइजेशन जो है, ये सिर्फ हम नहीं करते हैं, वो खुद आपस में उनको पीयर लर्निंग इज अ वेरी बिग फैक्टर कि आप एक दूसरे से सीखें। कि इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि ये लोग जो बाकायदा अपने ट्रेडिशंस लेके आ रहे हैं, अपनी जबानें लेके आ रहे हैं, ये तो हम ये नहीं कह रहे कि हम आपको सिर्फ सिखाएंगे, बल्कि हम आपसे क्या सीखेंगे। True that. This is actually very impressive, डॉक्टर साहब, और you're doing a great job। आपका इंस्टीट्यूशन, आप और आपकी जो थॉट्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। आप जैसे ब्रेन्स डेफिनेटली हमें चाहिए हमारे सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए, और कम से कम दुनिया के सामने अपने आप को पेश करने के लिए कि हमारे पास कितना टैलेंट मौजूद है और हम इसको कैसे दुनिया में अपने आप को, अपने ब्रेन्स को सेल आउट कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ को सेल आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर बीइंग विद अस। Congratulations once again। हमारे साथ वीसी लम्स यूनिवर्सिटी डॉक्टर अरशद अहमद मौजूद थे और लम्स के हवाले से, उनके विजन के हवाले से बात कर रहे थे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात करेंगे कुछ स्किन के हवाले से। मौसम बदलते हैं, हम खुश तो बहुत होते हैं कि बरसात का मौसम है, हमारी ज़मीन जहाँ हरी भरी हो जाती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इश्यूज भी हैं जो बरसात अपने साथ लेकर आता है। आगाज किया है। नहीं मतलब बरसात के मौसम में लेकिन जो स्किन रिलेटेड इश्यूज हैं वो भी बहुत ज़्यादा मेजर हो जाते हैं। बेसिकली इस मौसम में चाहे वो बारिश हो, तेज़ धूप हो, हवा में जो ह्यूमिडिटी का फैक्टर है उससे भी फिर आपको हेयर फॉल का मसला शुरू हो जाता है। इनके बहुत सारे मसाइल होते हैं। आज हम जानेंगे कि हमने इस मौसम में अपनी स्किन की हिफाजत कैसे करनी है और जो इश्यूज़ हमें फेस करने पड़ते हैं उनको किस तरह से कैटर करना है। हमारे साथ डॉक्टर महानूर रियाज मौजूद हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, उनको हम वेलकम करेंगे। थैंक यू मिस डॉक्टर महानूर, वेलकम टू एक्सप्रेसो। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी, आई एम ऑल गुड। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर महानूर, मौसम ऑब्वियसली बदलता है, हर बदलते मौसम के साथ स्किन रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज आते हैं। अब ये जो स्पेसिफिकली हम बरसात के वेदर की बात कर रहे हैं, क्या इश्यूज होते हैं नॉर्मली? जनरली इसमें बहुत ज़्यादा जो है स्किन ऑयली हो जाती है, आपकी ऑयली स्किन का ज़्यादा कॉमनली प्रॉब्लम है। उसके बाद एक्नी, क्योंकि ऑयली स्किन जब आपकी होती है तो डेफिनेटली आपको एक्नी का और पिंपल्स का बहुत ज़्यादा इशू होता है इससे रेलेवेंस में। और स्वेटिंग के इश्यूज होते हैं बहुत ज़्यादा, उसमें भी आप ये कि हम उसको भी ट्रीट कर सकते हैं। फंगल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा रेज हो जाती हैं क्योंकि ऑब्वियसली आपकी जो है वो ह्यूमिडिटी की वजह से जो आपका क्या कहते हैं बॉडी के अंदर इन्फेक्शंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हेयर फॉल का बहुत ज़्यादा इशू होता है। इनफैक्ट पोस्ट कोविड हेयर फॉल बहुत ज़्यादा आजकल लोग फेस कर रहे हैं। तो दीज आर सम इश्यूज जो आजकल जर्नली कॉमनली रिपोर्ट होते हैं और आजकल लोगों को प्रॉब्लम्स हैं। ये जो स्किन के ऊपर रैशेस अक्सर आ जाते हैं, आप आजकल हम देखते हैं, आपने क्योंकि गर्मी का भी जिक्र किया तो आपने कुछ चीज़ें मेंशन भी की हुई थी और ये मेल फीमेल्स में कॉमन है, बच्चों में भी है। तो इसकी बुनियादी वजह क्या है और इसका सोल्यूशन क्या है? इसकी बेसिकली सबसे ज़्यादा जो इशू है वो ये है कि हाइजीन जो है वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एंड जो इसमें क्या कहते हैं इन्फेक्शन वहाँ पे ज़्यादा ज़ाहिर है, जहाँ पे उसे मॉइस्ट क्या कहते हैं कल्चर मिलेगा वो वहाँ पे ज़्यादा स्प्रेड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस मौसम में स्पेसिफिकली ये कि आपको क्योंकि ज़ाहिर है नमी होती है, ह्यूमिडिटी होती है, पसीना ज़्यादा आता है, तो उसके चांसेस जो सर्वाइवल हैं इन्फेक्शन के वो ज़्यादा हो जाते हैं और वो रैपिडली स्प्रेड हो जाता है। तो फॉर दैट रीज़न इसलिए ये ज़्यादा होते हैं। इसमें हमें सबसे ज़्यादा जो कॉमनली ख्याल करना चाहिए वो ये कि एक तो लूज़ अपनी ड्रेसिंग को बहुत ज़्यादा टाइट ना रखें क्योंकि ऑब्वियसली उससे वो ये होता है कि वो चांस ज़्यादा होता है उसके स्प्रेड का। फिर उसके बाद अपने हाइजीन मेंटेन करें। यू शुड टेक शावर ट्वाइस क्योंकि आजकल मौसम इस तरह का है, तो उसमें यह है कि हाइजीन का बेसिकली ज़्यादा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑब्वियसली यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर। वो आपको ये है कि उसमें टॉपिकल और जो ओरल क्या कहते हैं एंटी फंगल मेडिसिन होती हैं। डाइट का भी कोई ताल्लुक है इससे? डाइट का इससे इतना ज़्यादा ताल्लुक नहीं है क्योंकि ये बेसिकली ज़्यादा मैं बता रही हूँ कि जो इन्फेक्शन है उसका स्प्रेड उस वक्त होगा अगर ड्राई इन्वायरमेंट मिलेगी, वो स्प्रेड नहीं होगा। तो बेसिकली इसका ह्यूमिडिटी और उससे ज़्यादा ताल्लुक है कि वो स्प्रेड इन ज़्यादा होता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर महानूर, ऑब्वियसली हम स्किन से बात करें तो बाल हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, ख़वातीन हो चाहे मर्द हज़रात हो, ये वेदर ऐसे बदल रहा है उसमें हेयर फॉल का इशू बहुत ज़्यादा होता है। सो हेयर फॉल के हवाले से आप क्या सजेस्ट करें? हेयर फॉल के अंदर ये है कि बेसिकली इसमें हमारे पास हेयर फॉल में भी कुछ कैटेगरीज होती हैं कि स्पेसिफिकली जैसे अगर आपको हार्मोनल इश्यूज की वजह से हो रहा है या आपको जो है वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है या फिर आपको मौसम की वजह से हो रहा है। अब ये तीनों चीज़ों में अब हम स्पेसिफिकली क्योंकि मौसम से रेलेवेंट बात कर रहे हैं तो इसमें ये होता है कि अगेन एक ये चीज़ आ जाती है कि हाइजीन का एक हमें उसकी मेंटेनेंस रखनी चाहिए। ऑल्सो दैट क्योंकि हम जाहिर है ये मौसम ऐसा है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग वगैरह होती है, आपकी न्यूट्रिशनल लॉस ज़्यादा होता है, नॉर्मल उससे ज़्यादा होता है। और स्पेसिफिकली आजकल क्योंकि कोविड की भी सिचुएशन चल रही है तो बहुत ज़्यादा क्योंकि लोगों को एकदम से वीकनेस एंड फ्लक्चुएशन उसमें आती है आपकी हेल्थ के अंदर। तो ये है कि आप मल्टीवाइटामिन्स का इंटेक करें। उसके अलावा ये कि शैम्पूज जो हैं वो हमें केमिकल बेस्ड नहीं यूज़ करने चाहिए। वी शुड ट्राई कि हम मेडिकेटेड जो शैम्पूज हैं जिनमें कम केमिकल कंपोनेंट है उसको इस्तेमाल करें ताकि ये कि हमें उसके नुकसान जो हैं वो ज़्यादा ना हो। बाल जो गिर जाते हैं ये दोबारा उग भी सकते हैं? मतलब अगर बाल किसी के पतले जैसे कहते हैं ना बड़े पतले हो गए बाल दोबारा आ भी सकते हैं, ऐसा होता है? आप अपने
शैम्पू चेंज करें या डाइट वगैरह या बेसिकली जो बाल गिर जाते हैं वो तो नहीं आते वापस, लेकिन ये है कि हाँ जो आपके करंट बाल होते हैं उनको फर्दर फॉल से हम रोक सकते हैं, ठीक है। लेकिन डॉक्टर मानू जब हमारे बाल गिरते हैं तो हमारे पास छोटे छोटे बेबी हेयर्स तो होते हैं, मतलब वो जो गिर गए तो अगर वो ना आए तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। हर एक्चुअली हेयर का एक साइकिल होता है, ठीक है, वो जब अपना कंप्लीट करता है फॉल हो जाता है, देन द अदर हेयर माइट ग्रो। लेकिन उसमें यह है कि इसमें भी मैं वही बता रही हूँ कि जो बेबी हेयर्स हैं उनकी डेंसिटी इसीलिए कम होती जाती है क्योंकि उनको उस तरह नरिशमेंट नहीं मिलती। आप देखें जब भी आपके बाल गिरते हैं और आप वो कहते हो कि जिस तरह बेबी हेयर्स हैं वो पहले वाले बाल अगर थिक होते हैं तो ये वाले थिन होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये होता है कि इसके लिए हमें सप्लीमेंटल सपोर्ट एज वेल एज ट्रीटमेंट्स जो कि हमारे पास होते हैं अवेलेबल उनको उसमें इनकॉर्पोरेट। अच्छा, वो लोग जो कह रहे हैं हम बालों को ज्यादा डिस्कस करें, बाल मसला ही है, बहुत से लोगों का मसला है भाई, क्या करें। तो वो लोग जो कि पोस्ट कोविड डिसीज का शिकार हुए हैं और जिनका हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, उनको क्या मशवरा दें? हाँ, वन ऑफ देम और बहुत सारे लोग हैं, उनको मशवरा दे दें, वो क्या करें? जो हो गया वो तो हो गया, अब क्या करें? उसमें बेसिकली ये है कि कोविड के बाद ज़्यादा इसलिए हेयर फॉल फील हो रही है कि ये जब भी हमारी बॉडी इवन किसी भी डिजीज से जॉन्डिस हो, आपको कोई मलेरिया हो जाए तो आपकी पोस्ट डिजीज जो है वो आपको एक रैपिड हेयर फॉल 2 to 3 मंथ्स के अंदर जो है वो फेस करना पड़ता है। अच्छा। तो क्योंकि आपकी बॉडी एक्सट्रीम स्ट्रेस में जाती है, उसके लिए ये कि आपको सिमिलरली वही जिस तरह मैंने आपको बताया कि मल्टीविटामिन की सपोर्ट एज वेल एज जिस तरह आपकी बॉडी के लिए नरिशमेंट ज़रूरी है, सिमिलरली आपके बालों के लिए भी नरिशमेंट ज़रूरी है एंड यू शुड गेट अ ट्रीटमेंट फॉर देम कि आप उसको ट्रीट करवाएं ताकि स्पेसिफिकली टारगेटेड एरिया के अंदर आप पीआरपी की जिस तरह ट्रीटमेंट होती है प्लाज्मा आप डायरेक्टली रूट्स के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे ये होता है कि आपको अल्टीमेटली जो है वो पूरी बॉडी से सर्कुलेट होने के बजाय डायरेक्टली नरिशमेंट जो है आपके हेयर्स के ऊपर रीच हो जाती है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर मानूर एक बड़ा अलमिया है, अलमिया ही कहूंगी मैं, बालों के अलावा कुछ हाँ बालों के अलावा ही पूछने लगी हूँ कि हमारे यहाँ अगर मेरी स्किन टाइप डिफरेंट है, आपकी स्किन टाइप डिफरेंट है, लेकिन हमारे यहाँ ये प्रैक्टिस है कि एक खातून ने अगर कोई टोट का इस्तेमाल कर दिया तो उसमें कहना है कि आप फलाने तुम ये करो, मैंने ये किया था, तुम्हें भी फर्क हो जाएगा। तो हमें ये चीज भी समझाएं कि हर एक की स्किन टाइप डिफरेंट है और हर एक को डिफरेंट ट्रीटमेंट सूट करता है। डेफिनेटली इसमें ये है कि ये इनफैक्ट सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। ये आपने इतना अच्छा पॉइंट रेस किया क्योंकि मोस्टली हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं या क्लाइंट्स आते हैं वो ज़्यादातर इसी वजह से आते हैं कि दूसरों की रेमेडीज़ खुद अपना के, और उनका जाहिर है हर किसी की, अगर किसी की ऑयली है, किसी की नॉर्मल है, किसी की ड्राई है, ऑब्वियसली नॉट अ सिमिलर formula can work for them. In fact, similarly इसके अलावा ये जिस तरह सन ब्लॉक्स हैं या कोई इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो हम रेगुलरली यूज़ करते हैं, वो भी एक दूसरे के मशवरे से एक दूसरे उसने यूज़ किया, जबकि हर स्किन टाइप के लिए डिफरेंट है एंड यू शुड गेट टेस्टेड फॉर दैट, और उसको आपको जो है वो दिखा के एंड देन यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर, एंड उसके अलावा ये कि फिर आप उसको इनकॉर्पोरेट करें। ऐसा नहीं है कि आप हर किसी के लिए, तो ये डेफिनेटली इट्स वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम और इसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा इशूज़ भी होते हैं। ऐसे लोग भी आपके पास आते हैं जिनको एलर्जी के बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं, और एलर्जी के जरिए अक्सर लोगों को ये जो स्किन रैशेज और खारिश वगैरह के मसाइल होते हैं। कुछ लोगों को मैंने सुना है कि जिनको ब्लड प्रेशर के मसाइल होते हैं उनकी स्किन के साथ भी मसाइल शुरू हो जाते हैं, कुछ सुना है मैंने, आई डोंट नो, लेकिन एलर्जी तो मुझे पता है कि होता है। तो इस हवाले से एलर्जी बेसिकली उसमें यह है कि मैं वही बता रही हूँ कि एक तो सीजनल चेंजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं क्योंकि इन्वायरमेंटल फैक्टर आपको उस पर जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट बिकॉज क्या कहते हैं, उसमें जो पेशेंट्स आते हैं उनको जाहिर है एक स्पेसिफिक रिजीम के साथ हमें उसको फॉलो करना पड़ता है। सिमिलरली उसमें एलर्जीज में बहुत ज़्यादा इश्यूज जो हैं वो ये भी होते हैं कि आपको जिस तरह किसी फूड एलर्जीज भी होती हैं, उसमें डिफरेंट उसमें इट्स अ वेरी वाइड स्पेक्ट्रम बेसिकली, इट कैन नॉट बी डिफाइंड कंसाइजली कि उसमें हर चीज़ के अलग अलग डिपेंड करता है कि किस शख्स को किस चीज़ से एलर्जी है और फिर उसका कुछ। हाँ बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर, चूंकि अभी हम बात कर रहे हैं कि हर एक की स्किन टाइप डिफरेंट है, हर एक का टेक्सचर डिफरेंट है, लेकिन नॉर्मली हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स अब डॉक्टर को हजरात खुद भी रिकमेंड करते हैं जो मुझे लगता है कि हमारी स्किन को एक छेड़ने वाला मसला होता है कि आपकी स्किन, मुझे आई रिमेम्बर कि मैंने एक बार कोई एक फेशियल लिया तो मुझे उसका रिएक्शन हो गया क्योंकि मैंने उससे पहले नहीं लिया था। व्हाट डू यू सजेस्ट कि हमें इस तरह के ट्रीटमेंट्स किस सूरत में लेने चाहिए, और अगर हम लेते हैं तो उसको कितना हमने फ्रीक्वेंट लेना है या कितने गैप से लेना है? अच्छा, असल में जब बात आ जाती है कि जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वो हमें कोई चीज़ रिकमेंड करते हैं तो बेसिकली
बेसिकली हम एक ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, अगर वो हम उसको यहाँ के टर्म्स में मे बी उसको हम फेशियल उसमें काउंट कर लें, बट दैट इज ए कंप्लीट ट्रीटमेंट। अब जब ट्रीटमेंट हम करवाते हैं ना तो इट टेक्स स्पैन ऑफ टाइम, इट इज़ नॉट लाइक कि जिस तरह आप एक ट्रीटमेंट लें, आपने एक Overnight हाँ, इट्स नॉट एन ओवरनाइट मिरेकल, इट टेक्स टाइम। और जब भी हम ट्रीटमेंट की बात आ जाती है उसमें कोई चीज़ इस तरह मैनुअली इन्वॉल्व हो जाती है कि जिसमें आपकी स्किन को प्रॉपरली डेप्थ में डील किया जा रहा होता है, तो डेफिनेटली दैट रिक्वायर्स हीलिंग टाइम एज वेल। अब उसमें ऐसा नहीं है कि आपने एक ट्रीटमेंट करवाई है, आप उसके बाद फौरन मेकअप भी पुट ऑन कर लो, आप उसके बाद सन ब्लॉक भी ना यूज़ करो, आप उसके बाद हीट एक्सपोजर में भी जा रहे हो। तो बेसिकली उसमें इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं कि हमारे पास ये अवेयरनेस तो है कि हमने ट्रीटमेंट करवानी है या हमने जाना है, बट वी डोंट कंसिडर द फैक्ट। फॉलो नहीं करते। हाँ, और इन दी एंड बिल्कुल मुख्तसर, ये जो 15 मिनट में क्रीम गोरा कर देती है, ठीक है बात, यहाँ पे बातें बनती हैं। this is the worst thing and ऐसा worst कुछ नहीं होता। nightmare for a doctor, because that is something जो immediately definitely it gives more result than expectations के जिस तरह हमारे, लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी उतने ही उसके ज़्यादा हैं। आफ्टर इफेक्ट्स उतने ज्यादा होते हैं और उतने ही 15 मिनट में परमानेंट कोई होते हैं। कोई गोरा नहीं आपको, कोई लगा नहीं है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मानूर, बहुत शुक्रिया। आपको बता रहे हैं कि आपने अपनी स्किन की हिफाजत करनी है, जरा अच्छी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, सब्जियां खाएं, पानी पिएं, नेचुरल चीजें हैं, टमाटर फ्रूट सब खा लें। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर से। थैंक यू। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और कल भी हमने एक डॉक्यूमेंट्री प्रोग्राम का हिस्सा बनाई थी, उससे पहले भी ये सिलसिला चलेगा। हमारा यौम दिफा आ रहा है और यौम दिफा मनाने से पहले कैसे हो सकता है कि हम अपने शहीदों को, अपने हीरोज़ को खराज तहसीन पेश ना करें। आज भी हमारे पास इसी हवाले से कुछ आपको दिखाऊंगा। पिछली किस्त में हमने ये देखा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान 31 अगस्त 1965 को क्या हालात थे और किस तरह दिन ब दिन हालात दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को और कशीदा कर रहे थे। हमने ये भी देखा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एयर फोर्सेस के दरमियान असासों और मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी का क्या तवाज़ुन था और आने वाली जंग किन हालात में लड़ी जा सकती थी। 1 सितंबर 1965 को एयर हेडक्वार्टर्स में ये इतलात मौसूल हुई कि भारतीय फ़िज़ाइया ने कश्मीर में मौजूद पाकिस्तान आर्मी पर हमला करने का मंसूबा बनाया। इस बात की तस्दीक के लिए एयर वाइस मार्शल नूर खान ने एक बार फिर भरपूर कायदाना सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए छम सेक्टर पर दुश्मन की नकलो हमल का खुद जायजा लेने के लिए फैसला किया। उन्होंने एक तरबियती तैयारे T-37 में चिकलाला से उड़ान भरी, गुजरात के करीब एक छोटी सी एयरफील्ड पर जा उतरे, आर्मी के नंबर 1 कोर हेडक्वार्टर पर जाकर ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायजा लिया और वापस आकर सारी सूरत हाल के तनाजुर में जंगी हिकमत अमली तरतीब दी और पाक फ़िज़ाइया को पूरी तरह अलर्ट करने का हुक्म जारी किया। नूर खान ने पाकिस्तान आर्मी को वहीं से फौरी तौर पर यह पैगाम पहुंचाया कि बड़ी तादाद में पाकिस्तान आर्मी के दस्ते, टैंक, बंदूकें और गाड़ियां दुश्मन की हवाई फौज का आसानी से निशाना बन सकते हैं। इसी असना में छम सेक्टर पर पाकिस्तानी रडार पर भारतीय एयरफोर्स के जंगी तैयारों को नमूदार होते देखा गया। जमीन पर तैनात किए गए पाक फ़िज़ाइया के ऑब्जर्वर्स ने ये इतला दी कि भारतीय तैयारे पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हो रहे हैं। पाक फ़िज़ाइया के 2 सेबर तैयारे जो फ़िज़ाई गश्त पर मामूर थे, उन्हें हुक्म दिया गया कि वो फ़ौरन दुश्मन की तरफ रुख करें। ये सेबर तैयारे स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफ़ीकी जो नंबर 5 स्क्वाड्रन के ऑफिसर कमांडिंग थे और 15 स्क्वाड्रन के फ्लाइंग लेफ्टिनेंट इम्तियाज़ भट्टी 20,000 फुट की बुलंदी पर उड़ा रहे थे। उन्होंने दुश्मन के तैयारों को हद निगाह बहुत कम होने के बावजूद देख लिया। दुश्मन के 2 वैम्पायर तैयारे जो अपने पीछे आते हुए नजर आए। जब सरफराज रफ़ीकी एक वैम्पायर के करीब पहुंचने लगे तो इसी असना में फ्लाइंग लेफ्टिनेंट इम्तियाज़ भट्टी ने 2 वैम्पायर जंगी तैयारे 6,000 फुट की बुलंदी से मगरिब की तरफ से आते हुए देखे। अभी सरफराज रफ़ीकी को वो बताना ही चाह रहे थे कि सरफराज रफ़ीकी ने एक वैम्पायर को ताक कर मिसाइल दागा और वो आग के शोलों की लपेट में आ गया और ज़मीन पर जा गया। इसी असना में दूसरे वैम्पायर तैयारा इम्तियाज़ भट्टी की तरफ बढ़ा, उसे भी सरफराज रफ़ीकी ने जा लिया। इस मार्के में इम्तियाज़ भट्टी ने भी 2 तैयारों को मार गिराया। इस तरह स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफ़ीकी और फ्लाइट लेफ्टिनेंट इम्तियाज़ भट्टी ने 2 वैम्पायर तैयारों को मार गिराया। इन 4 जहाज़ों का मलबा हिंदुस्तानी अफवाज के ऊपर गिरा और उन 4 हवाबाजों में से सिर्फ एक हवाबाज पैराशूट से छलांग लगाकर अपनी जान बचा सका। इस नुकसान की तस्दीक अगले दिन
उस वक्त के हिंदुस्तानी वजीर आज़म ने भी कर ली। पाक फ़िज़ाइया के कमांडर इन चीफ जब मैदान जंग से वापसी पर अपने T-37 तैयारे पर सरगोदा पहुंचे तो उन्हें ये खबर मिली कि पाक फ़िज़ाइया ने भारतीय एयरफोर्स के 4 वैम्पायर तैयारों को तबाह करके अपनी फ़िज़ाई बर्तरी साबित कर दी है। कमांडर इन चीफ बजाते खुद उन 2 बहादुर जंगजू हवाबाजों से मिले और उन्हें इस अजीम कामयाबी पर शाबाश दी। इस फ़िज़ाई बर्तरी ने पाकिस्तान की ज़मीनी अफवाज का मोराल बहुत बुलंद कर दिया। इस मार्के के बाद नंबर 4 कोर के तोपखाने के कमांडर ब्रिगेडियर अमजद चौधरी ने पाक फ़िज़ाइया के कमांडर इन चीफ को अपने ख़त में लिखा, आपकी छम सेक्टर पर पहली कामयाबी ने हमारे जहनों में ये बात डाल दी है कि हमें पाक फ़िज़ाइया की मौजूदगी में दुश्मन की एयरफोर्स की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये दिन था 1 सितंबर 1965 का। हम अगली किस्त में ये देखेंगे कि 2 सितंबर 1965 को क्या हालात थे। पाकिस्तान एयरफोर्स जिंदाबाद, पाकिस्तान आइंदाबाद। क्या बात है। इट्स जर्नी ऑफ ग्लोरी, इस पे हम बात करते रहेंगे, डिफेंस डे पर भी बात करते रहेंगे। इससे पहले कि हम आज का प्रोग्राम खत्म करें, वंस अगेन हम सलाम पेश करते हैं हैदर को, जिन्होंने पैरालंपिक्स के अंदर बिल्कुल अपने नाम जैसा काम किया। हैदर इनका नाम है और पाकिस्तान के लिए पहला गोल्ड मेडल जीते हैं। दुनिया भर में इस वक्त उनका चर्चा हो रहा है और पाकिस्तानी कौम अपने इस हीरो को सलाम पेश करती है। और हम कोशिश करेंगे कि हैदर को अपने शो का हिस्सा भी बनाएं इंशाल्लाह बहुत जल्द। अभी हम आपसे इजाजत लेंगे, इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी अब मंडे को, लेकिन फीडबैक आपने हमें लाजमी देना है और हमारे जो बेस्ट ऑफ शोज हैं वो कल और परसों आपको देखने को मिलेंगे। मंडे तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।